नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज से हम विस्टास को भी स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल दमाल क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब हम हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम विस्टास की किताब का इंडेक्स पेज देखें तो हमारे सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर है और जिन पर रेड लाइन फिर रखी है, जैसे शुड विजार्ड हिट मॉमी और इवांस ट्राइजन ओ लेवल, ये दोनों अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक एक करके हम इन सभी चैप्टर्स को देखेंगे। आज हम थर्ड लेवल को देखने वाले हैं। सो द थर्ड लेवल, इस चैप्टर को लिखा गया है जैक फिनी के द्वारा और इस चैप्टर के अंदर हार्श रियलिटी ऑफ वॉर को बताया गया है कि कैसे यार वॉर के इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और ये लोगों को एक स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी में डाल देता है ना, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। और इस चैप्टर के अंदर फोकस किया गया है कि कैसे यार कॉमन मैन को बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और उन प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए जो कॉमन मैन है वो किस रास्ते को अपनाता है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। इस स्टोरी के अंदर एक आदमी है जिसका नाम है चार्ली। वो हेलुसिनेट करता है ना। हेलुसिनेट करना मतलब डे ड्रीमिंग करना, चलते चलते सपने देखना, और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि इमेजिनरी रहती है। तो हम अच्छे से इसको इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो अगर हम कंप्लीट चैप्टर की समरी देखें तो ये जो थर्ड लेवल है बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग स्टोरी है। मतलब एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप पूरा पढ़ के ही छोड़ोगे। और इसके अंदर एक 31 ईयर ओल्ड चार्ली के बारे में हमें बताया गया है, जो कि यार एस्केप करना चाहता है इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन से जो कि उसकी लाइफ में अभी उसे घेरे हुए है। चार्ली वो कन्विंस हो जाता है कि यार भाई मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये जो जगह थी ये थी द थर्ड लेवल, और ये थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में न्यूयॉर्क के अंदर, है ना। तो बेसिकली एक प्रकार की मिस्टीरियस जगह थी और उसको ऐसा लगा कि यार ये वो जगह है जो कि मुझे कहाँ पर ले जाएगी, जो कि मुझे टाइम ट्रेवल करने में मदद करेगी। तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना। तो जो बड़े बड़े स्टेशंस रहते हैं, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का, वहाँ पर डिफरेंट लेवल्स रहते हैं। जैसे लेवल 1 में कहाँ से कहाँ पर ट्रेन जाएगी, फिर लेवल 2 जैसे अर्बन इलाके में ट्रेन जाने वाली है। तो इस प्रकार से वेरियस लेवल्स रहते हैं। तो उन्हीं लेवल्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस चैप्टर के अंदर एक थर्ड लेवल जो कि इमेजिनरी लेवल है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाला है। देन आगे बढ़ते हैं। वो अपनी इस फैसिनेशन को, इस चाहत को और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है और वो चाहता है कि यार वो अपनी वाइफ को भी इस थर्ड लेवल पे ले जाए। वो बात करता है अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम था सैम। तो उसके पास वो जाता है और उसे बताता है कि यार देख देख ऐसी चीज़ें मैंने देखी है और यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो भी उससे बोलता है कि यार भाई मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह की जगह का नाम नहीं सुना और मोस्ट प्रॉब्ली जो टेंशन, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसके कारण तुझे ये हेलुसिनेशन हो रहा है। देन चार्ली की एक और हॉबी थी और वो थी स्टैम्प को कलेक्ट करना, है ना। आज भी बहुत सारी की हॉबी रहती है, जैसे कॉइन को कलेक्ट करना, स्टैम्प को कलेक्ट करना, नोट्स को कलेक्ट करना। तो ये उसकी हॉबी थी और वो डिफरेंट डिफरेंट पुराने पुराने स्टैम्प्स को अपने पास कलेक्ट करके रखता था। देन ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यार टेम्प्रेरी तौर पे जितनी भी एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है उससे वो दूर होना चाहता है, तो इसलिए उसने इस तरह की हॉबी को रख रखा है। देन इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो कई बार जब वो अपने ऑफिस से घर आता है तो बीच में ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आता था और वो इसमें कई बार खो जाता था, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा ये स्टेशन था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें पैसेज थे, तो इसलिए वो खो जाता था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर दिन है जब वो अपने ऑफिस से थका आ रहा घर पे आ रहा था, और थका आ रहा जब वो घर पे आ रहा था, तब वो देखता है क्या कि भाई साहब एक अनएक्सपेक्टेड कॉरिडोर मुझे दिख रहा है, तो चलो इसमें जाके देखते हैं। और जैसे उसमें जाता है तो उसको एक पूरा थर्ड लेवल देखने को मिलता है जो कि उसने पहले कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था। वो देखता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एंटीक है, पुराना सा है, जिसको डेकोरेट किया गया है गैस लैम्प से, है ना। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बूथ है वो भी लकड़ी के है एंड टिकट काउंटर्स वगैरह सब एकदम बहुत ज़्यादा पुराने थे। और वो आसपास का जो माहौल देखता है, सबने एकदम पुरानी पुरानी ड्रेसेस पहन रखी थी जो करीब 100 साल पुरानी उसको दिख रही थी। देन उसको कन्फर्मेशन कब होती है, जब वो एक न्यूज़पेपर बॉय को देखता है ना। तो वहाँ पर द वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर था जिस पे तारीख लिखी हुई थी 11 जून 1894। तो उसको विश्वास हो जाता है कि भाई साहब मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया है उस पैसेज के थ्रू और अब मैं पुरानी वाली दुनिया में आ चुका हूँ। अब बहुत टाइम से उसकी एक डिज़ायर थी कि यार एक गेल्सबर्ग नाम की जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी, है ना, पास्ट में,
और वो उस जगह पर जाना चाहता था अपनी वाइफ को लेकर, और वाइफ का नाम क्या था, लुइसा। तो उसके साथ वो वहाँ पर जाना चाहता था। अब उसके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका था कि यार वो अपने बचपन के सपने को पूरा करे और उस पीसफुल शांत जगह पर जाए जहाँ पर वो आराम से अपने टाइम को बिता सके। देन वो अपने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 2 टिकट्स लेता है ना, और टिकट विंडो पे जाके वो अपने नोट थमाता है। तो फिलहाल जो उसके पास नोट थे वो करंट करेंसी थी, है ना, और उस टाइम पे जो करेंसी थी वो एकदम डिफरेंट थी। तो जो टिकट काटने वाला व्यक्ति था वो उसको बहुत अलग नज़रों से देखता है ना, उसको घूरता है और बोलता है कि भाई मुझे चूना लगाना चाहते हो क्या, है ना। तो इतने में चार्ली को भी समझ में आता है कि अरे भाई साहब ये ओल्ड करेंसी मांगना चाहता है, मेरे पास तो नई करेंसी है तो इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखेगी। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो जाता है एक्सचेंज करवाने के, भाई साहब $300 को एक्सचेंज करवा लेता हूँ पुरानी करेंसी में, इतने ज़्यादा पैसे आ जाएंगे कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा, है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो करेंसी थी उसकी वैल्यूएशन बहुत कम थी। तो वो करेंसी को कन्वर्ट करवाता है और वापस से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है और 3rd लेवल जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब की बार भाई साहब सिंस 3rd लेवल तो उसका इमेजिनरी था, मन में बनाया हुआ था, तो उसको वो 3rd लेवल वहाँ पर नहीं दिखता है। उसके सपने टूट जाते हैं, गेल्सबर्ग वो नहीं जा पाता है ना। बहुत टाइम से उसकी डिज़ायर थी और वो वापस से अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर के पास जाना चाहता है। तो अब की बार वो सैम वेनर भी गायब हो जाता है भाई साहब, वो भी इसको नहीं दिखता। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो लुइसा थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि यार ये मेरे पतिदेव को क्या हो गया है ना, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, 3rd लेवल पर जाना चाहते हैं, गेल्सबर्ग आज से 50-100 साल पहले जाना चाहते हैं, है ना। तो उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा वहाँ पर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने पति का साथ देती है कि चलो ठीक है, अगर इस मुश्किल वाली घड़ी में मैं इनके साथ नहीं रहूँगी तो कौन इनके साथ रहेगा, है ना। देन इवेंचुअली फिर वापस से वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को परस्यू कर रहा होता है और पुराने स्टैम्प्स को देख रहा होता है। तभी उसको एक लेटर दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उस पर एक 6 सेंट का स्टैम्प भी लगा हुआ था, है ना। तो आज भी हम अगर पोस्ट ऑफिस में कहीं पर लेटर पोस्ट करते हैं तो उस पर हमें एक स्टैम्प लगाना पड़ता है, और उस टाइम पे भी ये जो स्टैम्प था उसमें लगा हुआ था, जिसमें उस टाइम के प्रेसिडेंट गैरी फील्ड की फ़ोटो लगी हुई थी, और उसको भेजा गया था जुलाई 1894, लगभग वही टाइम जिस टाइम पे वो 3rd लेवल में था। और उसको एड्रेस किसने किया था, मतलब किसने ये लेटर भेजा था, तो अनएक्सपेक्टेडली ये जो लेटर था ये उस सैम नाम के व्यक्ति ने ही भेजा था। तो चार्ली को यहाँ पर से पता लग जाता है कि भाई साहब ये सैम बाबूजी तो पहुँच चुके हैं, मैंने इसको बात बताई और ये खुद ही गेल्सबर्ग चला गया और अब मुझे भी इनवाइट कर रहा है, मुझे और लुइसा को इनवाइट कर रहा है। तो इस प्रकार से वाला जो चैप्टर है वो एंड होता है, और इसमें लास्ट में हमें यही पता लगता है कि जो सैम था शायद वो भी एक इमेजिनरी मतलब व्यक्ति था, है ना। जब सैम का लेटर आता है तो वो भी एक प्रकार की इमेजिनेशन ही थी, और 3rd लेवल में जाना तो एक इमेजिनेशन था ही। देन ये लेटर जो है वो बताता है कि कैसे जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है ना, और कैसे एक व्यक्ति अपनी कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ को एस्केप करके पास्ट पीसफुल टाइम्स में जाना चाह रहा है ना। तो अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊं इस चैप्टर को, तो जो चार्ली नाम का व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्डनड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, तो वो टेम्प्रेरी एक ऐसी दुनिया को सोच लेता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, ताकि वो इस प्रेजेंट दुनिया से रेफ्यूज पा सके, वहाँ से भाग सके, ठीक है। तो ये आपको बताना है, बेसिकली एक प्रकार के एस्केपिस्ट एटीट्यूड को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। तो चार्ली 31 ईयर ओल्ड मैन है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है, उसकी हॉबी स्टैम्प कलेक्शन करना। देन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, है ना, और बहुत ज़्यादा लाइफ उसकी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। देन ही अपीयर टू बी सफरिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी, ठीक है, उसको इनसिक्योरिटी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, इंटरेस्ट था और फियर था कि भाई साहब ये जो वॉर हो रहा है कहीं हम सभी को ना निपटा दे। देन वो हमेशा से गेल्सबर्ग नाम की जगह में ट्रैवल करना चाहता था, और वो उसकी एक ड्रीम प्लेस थी, है ना, क्योंकि वहाँ पर एकदम शांति है, समृद्धि है, सुख है, सब कुछ है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहाँ पर यूजली 2 ही लेवल थे, लेकिन उस दिन जब वो बहुत थका आ रहा अपने ऑफिस से आता है तो उसको 3rd लेवल दिखता है और वो टाइम ट्रेवल कर लेता है 1894 में। नाउ वर्ल्ड डिस्कवर्ड इन द 3rd लेवल वो बिल्कुल आइडियलिक है। आइडियलिक मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली प्लेजेंट, सिंपल, पीसफुल, जहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, वॉर का कोई खतरा नहीं है ना, क्योंकि 1894 तक कोई भी वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 के आसपास और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 के आसपास, है ना। तो उस टाइम तक तो कोई वॉर नहीं हुआ था, तो सब कुछ एकदम पीसफुल सा था। देन सैम वेनर का देखें हम तो वो बेसिकली चार्ली का फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट है बाय प्रोफेशन, और वो बिल्कुल चार्ली के स्टेट ऑफ माइंड को समझता है, एंड वो अपने प्रोफेशन और फ्रेंडशिप को कभी भी मिक्स नहीं करता है।
देन उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है गेल्सबर्ग में ट्रेवल करने का, और वो चार्ली से पहले गेल्सबर्ग पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर चार्ली को लेटर लिखता है कि भाई आ जाओ, मैं तो पहुंच चुका हूँ। दैन उसके बाद लुइसा का अगर हम देखें तो वो चार्ली की वाइफ है, सिंपल और केयरिंग लेडी है। उसको अच्छा नहीं लगता जब चार्ली इस प्रकार से हेलुसिनेट करता है, एंड वो एडवाइस भी करती है चार्ली को कि भाई साहब इस तरह की इमेजिनरी वर्ल्ड को आप मत ढूंढो। एंड ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट सैम्स डिसअपीयरेंस, वो ज्वाइन करती है चार्ली को इन फाइंडिंग आउट द वे कि भाई साहब अगर सैम भी गायब हो गया है तो क्या पता थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता हो। तो लास्ट में अपने पति का साथ भी दे देती है। थीम अगर हम देखें तो सेंट्रल थीम यहाँ पर टाइम ट्रेवल ही है, जहाँ पर स्टोरी के अंदर बार बार ऑसिलेट किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, और एस्केपिज्म भी आप बोल सकते हो इस चैप्टर की डोमिनेंट थीम है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने काम को छोड़कर बाहर भागना चाहता है। देन इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, और हर व्यक्ति चाहता है कि यार मैं पास्ट में रहूँ, जब वो पीसफुल टाइम था मैं उसमें रहूँ, तो उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। सेटिंग टाइटल देखें तो क्या ये टाइटल द थर्ड लेवल एप्ट है, तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि यार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो भी हार्श रियलिटीज़ थी और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स है उससे बचने के लिए एक व्यक्ति हेलुसिनेट करता है, और थर्ड लेवल एज अ मीडियम ऑफ एस्केप उसके लिए साबित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली यार ये जो टाइटल है एकदम परफेक्ट टाइटल आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, तो इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एकदम फ्री है, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हम आगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड लेवल क्या था, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ये एक एडिशनल फ्लोर था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में, और बेसिकली ओरिजिनली वहाँ पर 2 ही लेवल थे। ये बेसिकली क्या था, ये चार्ली का हेलुसिनेशन था कि उसने हेलुसिनेट करा और वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया। देन क्या चार्ली वापस कभी जा पाएगा उस टिकट काउंटर पे, है ना, टू बाई द टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ली थर्ड लेवल पे पहली बार जाता है, वहाँ पर करेंसी देता है, एक्सेप्ट नहीं होती है, देन कन्वर्ट करवा के वापस थर्ड लेवल ढूंढने जाता है, लेकिन उसको कभी नहीं मिलता है। और ये जो थर्ड लेवल था बेसिकली उसके मन का ही एक इमेजिनेशन था। तो आप बोल सकते हो कि नहीं, चार्ली कभी भी वापस थर्ड लेवल पे नहीं जा पाएगा, या उस टिकट काउंटर के पास भी नहीं जा पाएगा। ना व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है ना। ये आसान प्रश्न है कि थर्ड लेवल एक मीडियम ऑफ एस्केप है, और जो एक व्यक्ति है वो अपनी जीवन की हार्श रियलिटीज़ को एस्केप करने के लिए इसका सहारा ले सकता है। जो मॉडर्न लाइफ है ना, यहाँ पर मॉडर्न लिखा है, इसको मॉडर्न कर लीजिएगा। सो मॉडर्न लाइफ, इसके अंदर कोई पीस नहीं है, कोई शांति नहीं है, और सभी लोग एस्केप करना चाहते हैं एक ऐसी जगह पे जो कि शांति जहाँ पर हो। तो ये जो थर्ड लेवल है उसी को सिग्निफाई करती है ना। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ भी कि टू सीक द रियलाइजेशन ऑफ हिज ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड विशेस। तो किसी व्यक्ति की जो अनफुलफिल्ड विशेस रहती हैं, जो ड्रीम्स रहते हैं, उनको फुलफिल करने का एक जरिया यहाँ पर थर्ड लेवल बताया गया है। सैम्पल पेपर के प्रश्न देखें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ना। तो ये जो स्टोरी है थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, चार्ली ऑब्सेस्ड है विथ फाइंडिंग द थर्ड लेवल, है ना। तो वो चाहता है कि भाई मैं थर्ड लेवल फाइंड करके ही मानूँ, इन एन अटेम्प्ट टू थ्रेश आउट वेदर दिस ऑब्सेशन इज़ अ गुड क्वालिटी और अ हार्मफुल वन। चार्ली की जो वाइफ है लुइसा, वो क्या करती है, अपने थॉट्स को एक डायरी में लिखती है। तो यहाँ पर एज लुइसा, अब आपको क्या बना दिया है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने लुइसा बना दिया है कि एज लुइसा चार्लीज वाइफ आपको एक डायरी लिखनी है, और उस डायरी के अंदर आपको पूरी कहानी बतानी है ना, कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है क्या है, और एक छोटी सी हिंट भी दे रखी है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव बीन मैरिड टू चार्ली फॉर एन ईयर नाउ एंड ऑलवेज नोन टू हिम। वो एक इंटेलिजेंट आदमी, इमेजिनेटिव माइंड भी है। रिसेंटली उनका ऑब्सेशन हो गया है थर्ड लेवल से, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित कर दिया है। वाइल ही टॉक्स अबाउट इट विथ एक्साइटमेंट आई कैन नॉट हेल्प बट वंडर इफ़ इट इज़ अ गुड क्वालिटी और हार्मफुल वन, है ना। तो ये अपन ने इंट्रो दिया। देन ऑन वन हैंड चार्ली का जो ऑब्सेशन है वो डिस्प्ले करता है उसके डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस को, कि वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। एंड इट शोज़ कि यार ही इज़ विलिंग टू गो टू ग्रेट लेंथ्स टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। और उसकी जो इमेजिनेशन और क्यूरोसिटी है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल क्वालिटीज़ हैं, और उसने हमेशा से लुइसा को अट्रैक्ट किया है। हाउएवर जो उसका अभी फ़िलहाल ऑब्सेशन है उससे वो रियलिटी से डिटैच हो रहा है, और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है रियल क्या है और क्या इमेजिनरी है। नाउ ही स्पेंट ऑल इस टाइम एंड मनी, सब कुछ वो भाई सब खर्च कर रहा है उस थर्ड लेवल को ढूंढने में, और इससे डेफिनेटली फैमिली को वो टाइम नहीं दे पा रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ द प्रेजेंट लाइफ। और सैम ने भी इंडिकेट किया इस चीज़ को कि वो ये जो थर्ड लेवल है इसको एज ए कॉपिंग मैकेनिज्म, है ना, स्ट्रेस को दूर करने के लिए कर रहा है। लेकिन
लास्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हार्मफुल है और ये प्रिवेंट करेगा उसको इन एड्रेसिंग द अंडरलाइंग इशू जो कि बेसिकली उसको एड्रेस स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेस की मूल वजह तो कहीं और चली जाएगी और इस चीज़ में वो फंस जाएगा। फर्दर मोर जो चार्ली का ऑब्सेशन है हैज़ कॉज्ड हिम टू नेग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कर पा रहा है ना, और वो फैमिली को भी फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है कि इससे एक ऐसा डैमेज हो जाए जो कि इररिपेरेबल हो। फाइनली ऑल आई कैन से दैट मैं चार्ली में बिलीव करती हूँ, और थर्ड लेवल है ना, इट स्टार्टेड एज ए हार्मलेस क्यूरोसिटी। तो स्टार्टिंग तो एज ए हार्मलेस क्यूरोसिटी हुई थी, लेकिन धीरे 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 उसमें फंसता चला जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे न फंसे। तो इस प्रकार से आपको डायरी लिखनी है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में वो आएगा, ठीक है। तो जरूर नहीं आप एज इट इज़ यही लिखें, आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस डिड चार्ली हैव व्हेन ही वेंट टू ग्रैंड स्टेशन। तो जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचता है तो वो बिल्कुल उसको एक मेज़ है ना, एक पज़ल की तरह लगता है। और मेज़ का मतलब एक्चुअल में हम देखें तो भूल भुलैया है ना। जनरली अपने थीम पार्क्स वगैरह में देखा होगा, एक भूल भुलैया रहती है, कहाँ से घुसते हो पता नहीं लगता कहाँ से निकलना है। तो इस प्रकार का सेंट्रल स्टेशन उसको लग रहा था। समटाइम ऐसा लगता है कि भाई एक पेड़ की तरह उगता ही जा रहा है ये तो, है ना। हर बार आते हैं तो नई चीज़ अपने को देखने को मिलती है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, एंड जैसे ही वो फिर जब थका आ रहा आता है तो वो डिस्कवर करता है एक थर्ड लेवल भी वहाँ पर। देन एक हमें यहाँ पर पैसेज दे रखा है ना, पैसेज आपको इस साइड देखने को मिलेगा। तो उससे क्वेश्चन है, पहला है कि चार्ली किसके लिए 2 टिकट लेता है, तो एक खुद के लिए और एक उसकी वाइफ लुइसा के लिए। देन कंप्लीट करना है सेंटेंस को, व्हेन चार्ली ऑफर्ड मनी टू द बुकिंग क्लर्क लेटर स्टेयर्ड एट चार्ली बिकॉज द बुकिंग क्लर्क, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थॉट इट वॉजंट मनी, उसको लगा कि भाई कुछ फेक पकड़ा रहा है, चूना लगा रहा है। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन जो कि चार्ली के एटीट्यूड को डिस्क्राइब करता है। तो ही इज़ बेसिकली एन एस्केपिस्ट, है ना। एस्केपिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि भागना चाहता है। चीट मतलब होता है चीटर, है ना। अपॉर्चुनिस्ट मतलब अवसरवादी, हर चीज़ में अवसर देखने वाला। गुलीबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी चूना लगा के चले जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं हम गुलीबल, भोंदू टाइप का। और एस्केपिस्ट पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, क्या इसका मतलब है। तो ये वो जो टिकट काट रहा था व्यक्ति वो बोलता है कि भाई तुम मुझे चूना लगाना चाह रहे हो क्या, टू रॉब और चीट समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा टू रॉब और चीट समवन, ठीक है। तो ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर दी टाइगर किंग को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मा सीरीज को, और चैप्टर 2 ऑफ द विस्टास द टाइगर किंग को हम यहाँ पर देखने वाला है। तो ये अपनी किताब का 2nd चैप्टर है, और इस बार हमारे सिलेबस में ये 6 चैप्टर्स हैं जिन पे लाल लाइन हमने फेर रखी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बढ़ते हम आगे, और इस चैप्टर को लिखा है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति के द्वारा, और इनका जो पेन नेम है वो कल्कि भी है। तो अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कल्कि लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा। बहुत सारी जॉनरा में इन्होंने अपनी जो राइटिंग्स है वो की है, जिसमें खासकर तमिल आपको यहाँ पर राइटिंग्स देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ये एडिटोरियल्स लिखते हैं, पॉलिटिकल राइटिंग्स करते हैं, बायोग्राफीज़ ये लिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा, अपने को बस याद रखना है कि इनका एक तो पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और इससे भी ज़्यादा हमें याद रखना है कि इनका जो शॉर्ट नेम है वो है कल्कि। देन उसके बाद ये जो टाइगर किंग है ये बेसिकली एक सटायर है ना। सटायर मतलब क्या होता है, एक व्यंग है। कैसे व्यंग है उसको हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो एक बार छोटी सी समरी देख लेते हैं हम इस चैप्टर की, ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये जो कहानी है वो है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, और जिनको टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी कि ये जो बच्चा है इसकी मृत्यु कैसे होगी, है ना। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि इसकी मृत्यु होगी, तो इस पर सब लोग हंसने लग गए कि भाई साहब जो भी आता है उन सभी की मृत्यु तो होती है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स ने और गहनता से बताया कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी। तो फिर इतने में एक चमत्कार होता है, वो जो छोटा सा बालक होता है जिसका जस्ट अभी जन्म हुआ है वो बोल उठता है कि मृत्यु होगी, टाइगर से होगी, आप ये बताओ क्यों होगी, है ना। तो फिर वो बताते हैं कि आपकी जो राशि है वो बुल की राशि है, और बुल और टाइगर दोनों एनिमीज होते हैं, तो इसलिए जो आपकी मृत्यु है वो टाइगर से होगी। और अगर स्पेसिफिक हम बताएं तो 100वें टाइगर से आपकी मृत्यु होगी। तो इतनी ज़्यादा भविष्यवाणी वहाँ पर कर दी जाती है। अब
महाराजा धीरे धीरे बड़े होते, जैसे वो 20 साल के होते तो उनको पूरा राजपाट मिल जाता है ना, उनके पापा से उनको इनहेरिट कर लेते हैं वो पूरे स्टेट को। और उसके बाद चालू होता है टाइगर हंट, है ना। वो एक मिशन बना लेते हैं कि भाई साहब कैसे इन्होंने ये सब बोल दिया, है ना। और उस टाइम पे एक शर्त भी लग जाती है कि अगर बाई चांस आपकी ये शर्त गलत हो जाएगी या आपकी भविष्यवाणी गलत होगी तो आपको सब कुछ छोड़ के राजपाट, है ना, सब कुछ मतलब राज्य से निकाला कर दिया जाएगा और आपकी चोटियों में आग लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर बात होती है। तो अब जैसे 20 साल के हमारे महाराजा होते हैं, उनको बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पर मिलते हैं। पहली बात तो, है ना, राजाधिराज, देन उसके बाद टाइगर किंग, और भी कई तरीके से टाइटल उनको मिलते हैं, जिलानी जंग जंग बहादुर, है ना। तो ये जनरली होता ही है कि जब भी कोई राजा होता है तो उसको इस तरह के टाइटल से नवाजा जाता है ताकि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैले। देन इसके बाद वो टाइगर हंट पे निकल जाते हैं। उनका एम रहता है, मिशन रहता है कि हमें 100 टाइगर्स को किल करना है। बहुत सारे डेंजर्स भी आते हैं बीच बीच में, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार आप टाइगर पे हावी रहेंगे, कभी कभार टाइगर भी हावी उन पे हो जाता था, लेकिन उन सभी को डिफाई करते हुए वो सक्सेसफुली 10 सालों के अंदर 70 टाइगर मार देते हैं। अब भाई साहब उनके राज्य में और आसपास के इलाके में सारे टाइगर्स ख़त्म हो चुके थे। अब क्या किया जाए, तो फिर वो एक डिप्लोमेटिक मूव खेलते हैं, है ना। वो अपने दीवान से बोलते हैं कि हमारे लिए ऐसी कन्या ढूंढी जाए जिनके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हैं। अब जब हम उनसे निकाह कर लेंगे या ब्याह कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर ससुर जी का हमारा वो राज्य रहेगा तो हम कभी भी जाएंगे तो एज अ दामाद हमें ट्रीट किया जाएगा और आराम से हम टाइगर्स की हंटिंग कर पाएंगे। तो इस प्लान को वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और एक ऐसी प्रिंसेस से वो शादी करते हैं जिनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स थे। देन इसके बाद बीच में एक मुसीबत भी आती है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं, है ना, और ब्रिटिश ऑफिसर बोलते हैं कि मुझे आपके क्षेत्र में टाइगर हंटिंग करनी है। अब भाई साहब स्वतंत्रता के पहले की बात है ना, अंग्रेज अफसर हैं, अगर कुछ उनसे नानुकुर करी, उनको नाराज़ किया तो आपका किंगडम भी जा सकता था, है ना। जैसे बहुत सारे किंगडम्स गए थे उस टाइम पे, आपने देखा होगा 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, झांसी की रानी, अवध का किंगडम, तो बहुत सारे किंगडम्स को एनेक्स कर लिया था। तो यहाँ पर राजा को भी डर था कि भाई कहीं मेरे किंगडम को एनेक्स न कर ले। लेकिन अब राजा ने शर्त भी ले रखी थी कि 100 टाइगर्स हमें मारने, और अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर 2-4 टाइगर मार गया तो पहले ही तो टाइगर की किल्लत है और ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। तो उसको प्यार से समझाया जाता है। तो इस पर ऑफिसर बोलता है कि चलो ठीक है महाराजा, आपकी बात हमने मानी, हम आपकी शर्त की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक फ़ोटो तो मैं खींचूंगा, है ना, और लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने मारा है। तो अब किंग बहुत सोचता है कि यार अगर ये फ़ोटो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, है ना, तो फिर वापस लफड़ा पड़ जाएगा, फिर बाकी ऑफिसर्स भी आएंगे, हमें भी मारना है, अभी भी मारना है ना, किस किस को मैं कहानी बताऊंगा। तो वो उसको डिनाई कर देता है। अब भाई साहब वो ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब उसको मनाने के लिए क्या किया जाता है, उसके घर पर 50 डायमंड की बेशकीमती अंगूठियाँ भेजी जाती है ना, 3-4 लाख की उस टाइम का जो प्राइस था उसके हिसाब से। अब भाई साहब जो उस ऑफिसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा लालची थी, उसको रखनी 1 या 2 अंगूठी थी, लेकिन उसने सारी 50 की 50 अंगूठियाँ रख ली, है ना। तो अब राजा को बहुत बड़ा इससे नुकसान हुआ, लेकिन ठीक है, राजा भी सोचता है कि ठीक है भाई साहब, ये नुकसान मेरे राज्य से तो बड़ा नहीं है ना, वरना अगर वो नहीं मानता ब्रिटिश ऑफिसर तो क्या पता मेरा राज्य ही मेरे हाथों से चला जाता। तो इस तरह से इस इंसिडेंट को भी वो डील करता है। फिर आगे चलते हैं, तो अब दामाद जी के यहाँ पर वो जाता है शिकार खेलने, है ना, और 30 टाइगर टोटल उसको मारने थे, तो 29 टाइगर्स तो मार देता है, मतलब 99 टाइगर्स का अभी तक वो शिकार कर चुका है। लेकिन भाई साहब अब महारानी साहिबा के वहाँ पर भी टाइगर्स ख़त्म हो चुके हैं और अब राजा जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दीवान के ऊपर सारा गुस्सा निकाला जा रहा है ना। अब दीवान से बोला जा रहा है कि जल्दी से 100वें टाइगर का प्रबंध किया जाए वरना तुम्हें ही निपटा दूंगा। तो भाई साहब दीवान प्रेशर में क्या किया जाए, तो मद्रास के एक पार्क से अधमरे से टाइगर को दीवान साहब पकड़ के लाते हैं, है ना, उसको जंगल में छोड़ देते हैं। महाराजा को बोलते हैं महाराजा 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 जल्दी आओ, एक टाइगर मिल गया है, जल्दी से अपनी 2 नाली बंदूक लेके आ जाओ। भाई साहब बंदूक तान के, है ना, महाराजा निकल जाते हैं सवारी पे और टाइगर हंट के लिए चले जाते हैं। अब वो जो टाइगर था बहुत ज़्यादा वीक था, है ना, तो महाराजा गोली मारते हैं और गोली उसके कान के यहाँ से निकलती है। टाइगर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। राजा जश्न मनाने लगता है कि मार दिया मार दिया मार दिया, तेरा जैसा कोई हार्डिच नहीं है ना। तो भाई साहब वहाँ पर पूरे मीम वीम सब बन गए और राजा ने बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर की भी वाट लगा दी, सब कर दिया, लेकिन, है ना, और विजय जुलूस निकाला गया, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही उस टाइगर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि भाई साहब वो तो बस बेहोश हुआ था, मरा नहीं था।
तो दीवान फिर है ना इस बात को राजा को नहीं बताता और वो खुद अपने एंड पर उसको निपटा के और उसका जुलूस वुलूस निकाल देता है। अब ये सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। राजा भी शांति में था कि चलो ठीक है भाई साहब, मेरी मौत का जो खतरा था वो तो टल गया, सोवा टाइगर मुझे मारता, मैंने उसको निपटा दिया, अब कोई मौत का खतरा नहीं है, अब मस्त मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ टाइम को एंजॉय करता हूँ। उसका बेटा अब 3 साल का हो चुका था, आज उसका बर्थडे था। तो राजा दुकान पे जाते हैं, है ना, टॉय शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि क्या लिया जाए मेरे छोटे से मुन्नू के लिए। तो फिर टाइगर के साथ उसको एक लगाव था ही सही। तो जैसे टॉय शॉप पर उसको एक वुडन का टाइगर मिलता है, राजा की जीभ लबलबा जाती है ना, और टाइगर फटाक से वो पैक करवा के ले आता है और अपने बच्चे को गिफ्ट दे ही रहा होता है कि टाइगर सिंस वुडन का था, लकड़ी का था, तो उस पर फांस थी, है ना, तो वो लकड़ी की जो पॉइंटेड फांस थी वो राजा के अंगूठों में चुभ जाती है और राजा को इन्फेक्शन हो जाता है। फटाक से उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, एम्स से डॉक्टर आते हैं, है ना, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन भाई साहब राजा को नहीं बचा पाते हैं। और इस पर एक बहुत ही यहाँ पर सटायरिकल लाइन भी बोली जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि अरे भाई साहब हमारा ऑपरेशन तो वॉज सक्सेसफुल बट द किंग वॉज डेड, है ना, कि हमने जो सक्सेसफुली उस फांस को तो निकाल दिया किंग के हाथ से, लेकिन अफसोस हम किंग को नहीं बचा पाए। तो इस तरह की एक फनी सी लाइन भी लास्ट में बोली जाती है। तो बेसिकली वो जो पूरा चैप्टर है कॉमेडी वाला भी चैप्टर है ना। और अगर हम देखें कायदे से तो 99 टाइगर ही राजा ने मारे थे, है ना। सोवा टाइगर वो वुडन का टाइगर था जिसकी फांस से राजा की मृत्यु हुई। तो एक तरह से जो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी है वो भी यहाँ पर सच होती हुई हमें दिखती है। तो बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हम बोल सकते हैं कि हाँ, जिस एस्ट्रोलॉजर को अपमान सहना पड़ा था उसने अपना बदला फाइनली ले लिया। अब प्लॉट ये आपके लिए मैंने यहाँ पर रख रखा है ताकि आपको एकदम क्रिस्प लैंग्वेज में चीज़ें चाहिए तो आप उसको यहाँ से भी उठा सकते हैं, है ना। कि जैसे स्टोरी एक सटायर है, सटायर क्यों है, क्योंकि इसमें व्यंग कई बार यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद प्राइड और ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब राजा का हटी नेचर कि भाई ये करना है तो करना ही है, दूसरों की बात नहीं माननी है ना। अगर वो फॉर एग्जांपल टाइगर मानता ही नहीं, उनकी रेस्पेक्ट करता, तो भाई सोवे टाइगर तक को पहुंचता ही नहीं, है ना, तो वो भविष्यवाणी वहीं की वहीं रह जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपने हट को उसने जारी रखा और इसलिए उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। देन उसके बाद महाराजा प्रतिबंधपुरन को बहुत सारे टाइटल्स भी दिए जाते थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जनरस थे और अपनी ख्याति को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कार्य जनरली राजाओं के द्वारा किया जाता है। देन इसके बाद टाइगर किंग के द्वारा उनको जाना जाता है ना। ये बाकी कहानी हमने पढ़ ली थी कि जब बच्चे थे तो ही भविष्यवाणी हो गई थी कि टाइगर के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। और टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन पे वो निकल जाते हैं जैसे ही राजा बनते हैं 20 साल की उम्र में। फिर उसके बाद 70 टाइगर मारते हैं, 30 टाइगर अपने ससुर जी के यहाँ मारते हैं, है ना, 29 टाइगर्स। और जब सोवा टाइगर वो मार रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बस बेहोश होता है, एक्चुअल में दीवान साहब उसको मारते हैं। और जब उसके बेटे का बर्थडे आता है तो 3rd बर्थडे पे वो उसको वुडन का टाइगर देते हैं जिसकी फांस उसको चुभ जाती है ना। फांस को बोलते हैं स्लाइवर, तो आप ये याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइवर ऑफ वुड, तो चुभ जाती है और इन्फेक्शन के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। किंग का कैरेक्टर्स के हिसाब से पूछा जा सकता है तो महाराजा प्रतिबंधपुरम थे, वो आपको याद रखना है, बताना भी है। करेजियस थे, है ना, और एक फर्म रूलर थे, जो पॉलिसी उन्होंने बना ली उसको इम्प्लीमेंट करते थे। सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, अरे भाई मेरे पे उंगली उठाई, है ना, तो इस तरह का उनका एटीट्यूड था। सेल्फिश था और अपनी अपनी सोचता था, है ना, इसलिए उसने शादी भी एक ऐसी जगह करी, है ना, जो कि कंपेटिबिलिटी उसको कोई लेना देना नहीं, शादी ऐसी जगह करी कि भाई साहब जहाँ पर टाइगर मिले, तो आप बोल सकते हो सेल्फिश था। चैलेंज दिस फेट, फेट मतलब जो उसका भविष्य है उसको वो चैलेंज कर रहा था। देन 20 साल की उम्र में उसने हंटिंग वंटिंग स्टार्ट कर दी, है ना। एक बहुत ही इम्पल्सिव और इरेशनल आदमी था कि नहीं चाहिए तो चाहिए, जो इम्पल्स आया वो उसको पूरा करना है, इरेशनल, है ना। अब 100 टाइगर्स मारना मतलब कितनी बड़ी बात हो गई, पूरे इकोसिस्टम को तबाह करने के ऊपर वो तुला हुआ था। अदर कैरेक्टर्स में मेन कैरेक्टर बस दीवान का ही है जो कि एक सीनियर कॉर्टियर था और कोई पावर नहीं थी, डरता था भाई साहब राजा से और सेंसिबल था, है ना। जैसे उसको पता लग गया था कि 99 टाइगर जो 100 टाइगर है राजा नहीं मार पाए, लेकिन बोलूँगा तो मेरी ही मृत्यु हो जाएगी, इससे बढ़िया मैं ही निपटा देता हूँ। तो सिंसियर था, सेंसिबल था, जनरस था, है ना, मान लेता था राजा की बात भले वो उससे सीनियर था। देन इसके बाद वो किंग को भी कई बार हेल्प करता था वैल्यूएबल एडवाइस देने के लिए, जैसे वो जो 50 रिंग भेजने का आइडिया था वो भी दीवान साहब का ही था, है ना, और इससे उसका किंगडम भी बचा था। देन यहाँ पर राजा का ये दीवान का एफर्ट था जिससे वो सोवा टाइगर राजा के सामने ला सका था।
सेटिंग टाइटल देखे तो क्या टाइगर किंग एक सही टाइटल है, तो आप बोल सकते हो, है ना, कभी मना तो करना ही नहीं, सही है ना, तो बोलना है कि हाँ ये सही है। और सिंस इसमें जो राजा है उसकी लाइफ पूरी टाइगर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और उसका एक निकनेम भी रहता है टाइगर किंग, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि भाई साहब बहुत ही कमाल की ये वाली आपको कहानी देखने को मिलेगी। फिर इसमें आप जिक्र कर सकते हो एस्ट्रोलॉजर्स का, कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि सिंस इसकी राशि बुल है और बुल और टाइगर्स एनिमी होते हैं तो इसकी डेथ टाइगर से होती है। तो बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर ही आपको टाइगर 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 ही देखने को मिलता है। देन शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, है ना, तो आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में इसका रिविजन कर सकें। तो की पॉइंट्स, कैरेक्टर स्केचेस, ये सब मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बढ़ते हम आगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो किंग ने कैसे एक्वायर किया अपना नाम द टाइगर किंग। तो प्रतिबंधपुरम का वो महाराजा था और उसको टाइगर किंग इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पूरी उसकी लाइफ ही टाइगर से डोमिनेटेड रही। पहली बात तो जैसे ही पैदा हुआ उसे बोल दिया कि भाई तेरी मौत टाइगर से होगी। 20 साल का हुआ तो टाइगर हंटिंग पर निकल गया, 70 टाइगर मारे, फिर शादी करी वहाँ पर 29 टाइगर मारे और लास्ट में मौत भी टाइगर से हो गई। तो इसलिए बोल सकते हो कि सिंस उसकी पूरी लाइफ ही टाइगर के अराउंड रिवॉल्व थी तो इसलिए हमने उसको टाइगर किंग नाम दिया, वरना असली नाम जिलानी जंग बहादुर था। आगे हम बढ़ते हैं। तो महाराजा ने कैसे हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को पीस किया, तो आप बता सकते हो कि पहले तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि आप परमिशन नहीं है आपको हंट करने की। फिर बाद में एक्सपेंसिव डायमंड का 50 रिंग्स उसके पास गई जिसको सारी ही ग्रीडी रानी ने रख ली है ना। 3 लाख उसकी कॉस्ट थी, लेकिन ठीक है भाई साहब 3 लाख रुपए गए लेकिन उसने अपना किंगडम तो एटलीस्ट बचा लिया। रियल रीज़न क्या था उसका सडन डिसीजन टू मैरी, तो ये आप बता ही सकते हो कि 70 टाइगर मार दिए थे और अब 30 और मारने थे। ऐसी जगह की रानी से शादी करी जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। देन सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हम देखें तो यहाँ पर एक पैसेज अपने को दे रखा है ना। एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है इस पैसेज को। अब यहाँ पर तो सेंस हम, है ना, एक बार पढ़ ही चुके हैं इस चीज़ को तो इसलिए वापस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में पढ़ना है अच्छे से। तो कंप्लीट करना है अपने को सेंटेंस ऑथर पर्पस इन यूजिंग फोर शेडोइंग। तो फोर शेडिंग एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम पहले से ही चीज़ों का एक प्रिडिक्शन कर देते हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे तो एक प्रिडिक्शन कर दिया था कि राजा की जो मृत्यु टाइगर से होगी। तो अगर पहले से कोई थोड़ा सा संकेत आपको दे दे तो उसमें आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आपको यही लिखना है कि इससे एक सेंस ऑफ अप्रोचिंग डूम, या फिर ये एक ऐसा टूल है जिससे रीडर की क्यूरोसिटी को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है ना, या उसको जगाया जा रहा है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो कि ये फोर शेडोइंग एक तो ये भी बता रखा है कि भाई साहब राजा का अंत कहीं ना कहीं इस चीज़ से हो रहा है, या फिर ये रीडर्स का इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। देन एक्सट्रैक्ट के अंदर What emotions were the astrologers feeling when they bit their lips and swallowed hard? ठीक है, तो अब भविष्यवाणी करने के लिए उनसे बोला जाता है राजा के द्वारा। तो यार अब जस्ट पैदा हुए प्रिंस की मौत के बारे में बताना है ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अनईज फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अलग सा फील हो रहा था। लेकिन सिंस उन पर दबाव डाला गया तो फिर उन्होंने बता दिया कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी। Then which trait are the astrologers lauding when they say warrior of the warriors, hero of the hero, champions of the champions, है ना। जैसे आपने देखा होगा जोधा अकबर, राजाओं के राजा, महाराजाओं के राजा महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, है ना, बादशाह आलम पधार रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी अनाउंस किया जाता था। ये बताता है उनकी ब्रेवरी, उनके हीरोइज्म और उनके लीडरशिप के बारे में। तो तीनों में से कोई भी एक टर्म आप लिखोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। Now, how is the line the most fantastic aspect of his demise is an example of contrast, है ना। contrast का मतलब होता है कि जहाँ पर दो चीज़ें विरोधाभासी होती है ना, मतलब दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। तो बेसिकली आपको मतलब बताना है। तो फैंटास्टिक जब हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो या एक्साइटिंग हो। जैसे अगर आप झूला झूलने गए, है ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया तो आप बोलोगे यार क्या फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब इट वॉज पॉजिटिव एंड इट वॉज एक्साइटिंग। सिमिलरली डिमाइस का मतलब होता है डेथ। तो ये एक नेगेटिव या ट्रेजिक चीज़ होती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई तो फिर आप बोलोगे कि इट वॉज अ सैड डिमाइस, है ना, 2 people दे डाइड। तो फिर वहाँ पर क्या है, ये एक नेगेटिव और ट्रेजिक न्यूज़ है। तो एक ही लाइन के अंदर 2 अपोजिट शब्दों का यूज़ किया गया, इसलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्रास्ट का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो डू यू एग्री विद द टाइगर्स स्टेटमेंट यू मे इवन किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, है ना। तो जो महाराजा हैं वो बोलते हैं कि यार गाय ने आप पे हमला कर दिया तो क्या आप गाय को मारोगे नहीं। तो सिमिलरली मैं भी इसलिए टाइगर को मार रहा हूँ, है ना। जब उनसे पूछा कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने कि भाई टाइगर को मार रहे हो तो गलत है, आप टॉप प्रेडेटर एपेक्स प्रेडेटर को मार रहे हो, इससे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस पर महाराजा ये वाली लाइन बोलते हैं। तो बिल्कुल यार हमें कभी भी इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ सहमति नहीं दिखानी है ना, कायदे से। तो अगर कोई बहुत ही वैलिड एक्सप्लेनेशन है आपके पास तो आप दिखाइएगा, वरना नहीं दिखाना है ना। तो बोल सकते हो कि नहीं नहीं भाई इट वॉज रॉन्ग किलिंग अ काउ इन सेल्फ डिफेंस,
ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कि यार भाई साहब गाय आपको मारने के लिए आतुर है, आपके पास कट्टा है, भाई साहब डेथ डाउन, है ना, और शूट डाउन कर दिया आपने। पहली बात तो आप बचेंगे सही कि आप नहीं हो आपको दिक्कत, लेकिन भाई साहब कोई खुला मैदान है, आपके जेब में गन है, पीछे काऊ मतलब आपके बिल्कुल पागल सा सांड है वो पीछे पड़ी गया है ना, कोई आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल गाय ने आपको दबा लिया है, आपके पास बंदूक है, एक ही ऑप्शन है, या तो आप खुद मरो या गाय मरेगी। तो फिर उस केस में है ना, यू हैव ओनली द ऑप्शन टू पुल द ट्रिगर। लेकिन ये एक्सेप्टेबल सिर्फ उसी केस में। हाउएवर मैन काइंड की जो हिस्ट्री है, जहाँ पर हमने है ना अर्थ को, एनवायरनमेंट को, रिवर्स को, माउंटेन्स को बहुत ही तगड़ी तरीके से पल्यूट किया है ना, और इन सभी के पीछे जिम्मेदार क्या है, ये कैलेस एटीट्यूड। कैलेस मतलब क्या होता है कि किसी की रेस्पेक्ट नहीं करना, है ना, मतलब सिर्फ सेल्फिश एटीट्यूड दिखाना। देयरफॉर हमें एक ऐसे सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जिसमें हम सारी चीज़ों की, सारे क्रीचर्स की, है ना, स्पेशली टाइगर्स वगैरह, इन सभी की ध्यान रखें। तो ये आप लिख सकते हैं। देन ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड ही है, लेकिन ये अब की बार लॉन्ग आंसर में आए हैं कि टाइगर किंग को कैसे एक बार किंगडम लूज़ करने की नौबत आ गई थी और कैसे उस डेंजर को अवॉइड करता है। तो अच्छे से बताना है कि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया था, उसने डिमांड रखी कि भाई साहब मुझे टाइगर की हंटिंग करनी है, लेकिन अब सिंस वो नहीं करने दे सकता तो मना कर देता है ना। फिर वो बाद में ये भी बोलता है कि भाई चल हंटिंग नहीं करूँगा, लेकिन डेड टाइगर के साथ एक फ़ोटोग्राफ खींच लूँगा, तो भी मना करना पड़ता है कि यार अगर ऐसा हुआ तो और लोग भी मुझसे डिमांड कर सकते हैं, तो क्या सबको कैसे क्या जवाब दूंगा। तो इससे वो नाराज़ होकर चला जाता है। लेकिन इस सिचुएशन को ठंडा करने के लिए दीवान साहब का सजेशन रहता है कि डायमंड रिंग भिजवा दो, है ना, मस्त है। तो जो लेडीज़ लोग हैं उनको मस्त अगर आप ज्वेलरी दिखा दो तो उनको मज़ा आ जाता है। और जोरू का गुलाब जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था वो भी फिर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेता, तो मस्त भिजवाया जाता है। लेकिन सिंस द लेडी वॉज ग्रीडी तो सारी रिंग्स रख लेती है। तो किंग नो डाउट, है ना, उसको बहुत लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन एटलीस्ट ही वॉज एबल टू सेव हिज थ्रोन एंड दस वॉज एबल टू अवॉइड द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। तो ये आपको लिखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आइए अब हम हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं विस्टास के थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के बारे में। तो ये अपना सिलेबस है जिसके अंदर 2 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर रेड लाइन यहाँ पर फेर दी गई है। तो ये जो जर्नी टू दी एंड ऑफ अर्थ है, इसको लिखा है तिशानी दोशी नाम की महिला ने, और ये एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, पोएट हैं और एक एक्सेप्शनल डांसर है, और गुजराती इनका ओरिजिन है। दैन इनका जन्म 1975 में मद्रास इंडिया में हुआ था, और इनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो इनकी सबसे एक्सेप्शनल जर्नी है वो है द एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, है ना। तो अंटार्कटिका ये घूम के आती है और इस चैप्टर के अंदर हमें उसी के बारे में पढ़ना है। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर थोड़ी सी अगर आपको जियोग्राफी की नॉलेज होगी तो भाई सब आपको मज़ा ही आ जाएगा। सो फॉर ए साउथ इंडियन मैन ट्रेवलिंग टू अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास, तो आपको क्या क्या करना पड़ता था। तो नो तो टाइम जोन्स, है ना, तो बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं। जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है +5:30 फ्रॉम GMT, है ना, और इस प्रकार से जैसे रशिया में भी बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। तो अगर आप मद्रास से अंटार्कटिका में जाते हैं तो इस तरह के 9 टाइम जोन्स से आपको ट्रैवल करना पड़ता है। बीच में 6 चेक पॉइंट्स आते हैं, है ना। डिफरेंट कंट्रीज़ अपने चेक पॉइंट्स लगा के रखते हैं ताकि एक्सपीडिशन आसान हो जाए और ट्रैक करना आसान हो। 3 वाटर बॉडीज़ जैसे इंडियन ओशन, है ना, अंटार्कटिक ओशन, तो इस प्रकार के बहुत सारे ओशंस या वाटर बॉडीज़ को भी वहाँ पर ट्रैवल करना था। और कई तरह के इकोसिस्टम, इकोस्फीयर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तिशानी दोशी ट्रेवल करती है टू दी सदर्न एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर अर्थ को हम देखें तो ऊपर रहता है आर्कटिक, नीचे रहता है एंटार्कटिक, तो बिल्कुल साउथ वाला जो एंड था वहाँ पर वो ट्रेवल कर रहे थे। और उनका जो एक्सपेडिशन था उस ग्रुप का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। और ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है, इसका मेन मोटिव है कि जो यंग लोग हैं, यंग माइंड है, उनको सेंसिटाइज करना टुवर्ड्स द रियलिस्टिक वर्जन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, है ना, कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो कैसे पूरी पृथ्वी को अफेक्ट कर रहा है, उसको स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। देन इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे वो यहाँ पर बताते हैं कि क्यों यंग लोगों को ले जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आगे चलकर वही पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, और आगे चलकर जब वो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे तो क्या होगा कि अगर उनको रियलिटी पता होगी तो वो
इन सारी चीज़ों को भी अपनी पॉलिसी में ज़रूर से लेके आएंगे, है ना। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो आज की यंग जनरेशन ही कल की IAS IPS बनेगी, है ना, वही कल के पॉलिटिशियंस बनेंगे। तो अगर उनको थोड़ा सा पता होगा कि नहीं भाई साहब क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, तो फिर वो स्टेप्स भी उस हिसाब से लेंगे। अब अगर हम एंटार्क्टिक की बात करें तो ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, है ना। तो बिल्कुल चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी और बिल्कुल सामने नीला आसमान और नीचे बिल्कुल वाइट चादर। एंड ये शॉकिंग टू बिलीव है दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका एक ज़माने में, है ना, करोड़ों अरबों साल पहले एक ही लैंड का पार्ट थे, है ना। जैसे आज तो हमें यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, साउथ अफ्रीका, है ना, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया सब आज अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन पहले क्या था, ये एक ही पृथ्वी का पार्ट थे या एक ही ज़मीन का पार्ट थे और वो ज़मीन को हम बोलते थे गोंडवाना, ठीक है। तो एक मेरे को याद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका आया था कि गोंडवाना से आप क्या समझते हो। तो गोंडवाना एक प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट है ना। जैसे आज के एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंट है, लेकिन जब पहले सब एक साथ थे तो उसको हम बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। तो गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो कि आगे चलकर डिवाइड हो गया इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट्स। देन अंटार्कटिका हैड ए वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन, और उस टाइम पे जैसा इंडिया में आज क्लाइमेट है ऐसा अंटार्कटिका में क्लाइमेट हुआ करता था। ह्यूमन सिविलाइजेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड द ग्लोब, अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो अंटार्कटिका पे कोई भी नहीं रहता, है ना। मतलब कोई भी वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है। जो भी अगर कुछ चुनिंदा 2-5 लोग रहते हैं तो वो भी रिसर्च पर्पज़ के हिसाब से रहते हैं, वो भी वहाँ के नागरिक नहीं है। तो फिलहाल वहाँ पर कोई नहीं रहता, एकदम प्रिस्टीन ज़मीन है वो, है ना। प्रिस्टीन मतलब एकदम प्योर, जहाँ पर किसी ने कोई भी अभी तक ह्यूमन ने पोल्यूशन वगैरह नहीं किया है। लेकिन जो पोल्यूशन ऑल राउंड द ग्लोब हुआ है उसका इम्पैक्ट ज़रूर अंटार्कटिका में देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को रिसर्च करनी है तो उसके लिए अंटार्कटिका एक बहुत ही अच्छी जगह है। नाउ सिंस हमारी राइटर साउथ इंडियन थी, सो सन को वर्शिप करती थी, है ना। जैसे आपने देखा होगा जेठालाल रोज़ सन को पानी चढ़ा के आता है, तो इसी प्रकार से हमारी जो राइटर है ना, वो भी सन को रोज़ वर्शिप करती थी। लेकिन एक इस तरीके के कॉन्टिनेंट पे जाना जहाँ पर 90% सिर्फ आइस ही है, सन कभी कभार आता है ना। आपने सुना भी होगा अंटार्कटिका के बारे में कि 6 महीने यहाँ पर दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो आप बिल्कुल सारे सेंसेस भूल जाते हो कि भाई टाइम क्या होता है ना, वक्त क्या होता है, क्लॉक क्या होती है, सब कुछ भूल ही जाते हो आप वहाँ पर जाके। एंड अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपको पास्ट के एविडेंस भी देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंडिया और अंटार्कटिका एक टाइम पे सेम लैंड मास था, विद टाइम वो ब्रेक हो गया। तो अब जो इंडिया का लैंड मास है उसको तो हमने भाई साहब पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया, लेकिन अंटार्कटिका वाला जो लैंड मास है वो अभी भी एज इट इज़ है, वो भी अभी प्योर फॉर्म में है। तो हम पास्ट को भी स्टडी कर सकते हैं अंटार्कटिका पे जाकर। इसलिए बोला जाता है कि अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आप फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट हर एक चीज़ की स्टडी कर सकते हो। देन प्लेस गिव्स एन अवेकनिंग थ्रेटनिंग अलार्म, है ना। और आज की दुनिया में जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सारी चीज़ों का भी आपको वहाँ पर अंटार्कटिका में जाकर एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार देखो कैसे अपने सामने आइस पिघल रही है, और जब ये आइस मेल्ट होगी तो जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, है ना, जैसे मालदीव्स हो गया, तो वो सब क्या हो जाएंगे, डूबने का उनका चांस बन जाएगा। नाउ हु नोज इफ़ अंटार्कटिका विल बी वार्म अगेन, और हो सकता है कि भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो जाए कि वहाँ की सारी बर्फ़ ही पिघल जाए। एंड अगर ऐसा होता है तो क्या हम लोग बचेंगे उस चीज़ को देखने, है ना। क्योंकि भाई साहब हो सकता है कि अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ पिघल गई और सब लोग वैसे ही पानी में डूब गए, वहाँ पे तो वार्मनेस हो गई लेकिन कोई देखने के लिए बचा ही नहीं। देन अगर हम प्लॉट देखें तो तिशानी जोशी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को लिखती है। ये बेसिकली एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग का मतलब क्या होता है कि यात्रा वृत्तांत, है ना, कि वो ट्रैवल भी कर रही है और ट्रैवल करने के साथ साथ उस चीज़ को डॉक्यूमेंट भी कर रही है। अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया जाता है। ये जो स्टूडेंट ऑफ ऑन आइस प्रोग्राम है, इसको डिज़ाइन किया था जियोफ ग्रीन नाम के व्यक्ति ने, और उनका यही मानना था कि हम यंग माइंड को इस तरह के क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दें, और इसी का पार्ट थी तिशानी जोशी भी। नाउ अंटार्कटिका पे जाने के लिए हमने अभी पढ़ा ही था कि 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ और बहुत सारे इकोस्फीयर्स को आपको यहाँ पर पास करना पड़ता है। देन जैसे उस प्लेस को विज़िट किया जाता है तो एक रिलीफ सा भी मिलता है कि यार इतनी बड़ी जर्नी करी और इतनी सुंदर सी जगह पर हम आ चुके हैं। देन
इस ट्रेवलॉग के अंदर राइटर मेंशन करती है एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम है गोंडवाना, जो कि करीब 500 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था और इट्स आइसोलेशन रिजल्टेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। और जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बने। नाउ अकॉर्डिंग टू राइटर, एंटार्क्टिका इज़ इन द राइट प्लेस फॉर गिविंग अस परसेप्शन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो हम एंटार्क्टिका में रहते हुए ये देख सकते हैं कि यार ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और जो इम्पैक्ट अभी यहाँ पे हो रहा है हो सकता है वही का वही इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी हो या दूसरी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में भी हो, तो हम फ्यूचर को भी वहाँ से एनालिसिस कर पा रहे हैं। देन उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस को बताती है कि कैसे उनका एक्सपीरियंस एकदम यूनिक रहा, और 90% ऑफ द टोटल आइस आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी। एंड जो डेज थे भाई साहब नेवर एंडिंग थे, मतलब जिस टाइम पे उन्होंने ट्रैवल किया था तो 6 महीने दिन वहाँ पर चल रहा था। वैसे भी जब 6 महीने रात रहती है तो सारे लोग वहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी और सब कुछ होता है कि वो फिर लिविंग कंडीशन नहीं रह पाती है। देन इसके आगे हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है जिसमें हम अर्थ के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और स्टूडेंट्स को भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपर्टीज़ यहाँ पर से मिलती है जिससे वो फ्यूचर में और बेहतर पॉलिसी को बना पाए। देन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम यंग माइंड्स को बताते हैं कि यार क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट होते हैं, और बिल्कुल आप अपनी आंखों से उसको वहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते थे। देन ये जो अर्थ शैटरिंग डिस्ट्रप्शंस किए जा रहे हैं ह्यूमन के द्वारा, है ना, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इन सभी को रोकने के लिए भी एक प्रेरणा मिलती है उन यंग माइंड्स को। देन अगर हम थीम को देखें तो यहाँ पर एंटार्क्टिका के बारे में बताया गया है कि कैसे सबसे विंडियस्ट, ड्राइएस्ट और कोल्डियस्ट प्लेस है। देन उसके बाद इस ट्रेवलॉग के अंदर बताया गया है कि क्या क्या डैमेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने कॉज किए हैं अर्थ के ऊपर, और स्टूडेंट ऑफ द आइस प्रोग्राम में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका में ले जाया जाता है और उनको बताया जाता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। देन क्या ये टाइटल सुटेबल है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं एंड ऑफ द अर्थ मतलब अंटार्कटिका, और वहीं की ये जर्नी करते सारे स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा, और एक्सट्रीम साउथ में वो ट्रेवल करते हैं, है ना, जहाँ पर बिल्कुल उनको शॉकिंग चीज़ें देखने को मिलती है, सारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सब देखने को मिलता है। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि यार ये जो टाइटल है एकदम सूटेबल है और एप्ट है। शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इज मोस्ट सिमिलर टू द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखो, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो यंग बच्चे उनको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना, उनको उसके लिए अवेयर करना। तो अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर ए पढ़े तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है जिसके अंदर एक क्लीनिंग ड्राइव चलाई जा रही है बीच पे, ताकि बच्चों को एक्सपोज किया जा सके टू द रियलिटी ऑफ पोल्यूशन। तो बिल्कुल इसका भी ऑब्जेक्टिव हमें सेम सा ही दिख रहा है। देन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कौन सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अंटार्कटिका कैन नॉट बी यूज टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट क्या है अपने पास, अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट है क्लाइमेट चेंज डिबेट में। तो इसमें 3 ऑप्शन है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखो तो उसका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे अंटार्कटिका एक एनॉर्मस लैंड मास है जिसमें 9 टाइम जोन्स है, जबकि ये गलत है ना। अंटार्कटिका में तो कोई भी टाइम जोन्स नहीं है। यहाँ पर 9 टाइम जोन्स की बात कब की गई थी, जब राइटर मद्रास से अंटार्कटिका जा रहा था, तो उस जर्नी के दौरान उसको 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करना पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द लाइन फ्रॉम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इंडिकेट करती है? द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ठीक है, तो मतलब जो भी अंटार्कटिका जाता है उसके मन में, उसके मस्तिष्क में एक बहुत ही गहरा उसका प्रभाव छूटता है, क्योंकि जब वो देखता है कि यार हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जब हमारे देश में कर रहे होते हैं तो उसका कितना बड़ा इम्प्लीकेशंस अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट को उठाना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा कि विजिट टू साउथ पोल मेक्स वन रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। उसको पता लगता है कि यार ये जो प्रॉब्लम है कितनी भयानक है, और फिर जब वो वहाँ से लौट के आता है तो मोटिवेट हो जाता है टू चेंज इट। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि व्हाट वर राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग अंटार्कटिका? क्या उसकी फीलिंग रहती है? तो राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वॉज दैट ऑफ रिलीफ, कि यार इतना ट्रेवल किया है तो अब मुझे राहत की सांस मिल रही है, क्योंकि 100 घंटे की टोटल उनकी जर्नी थी। देन शी एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ अमेजमेंट, जब वो देखती है कि यार कितना वास्ट और इमेंस वाइट लैंडस्केप है अंटार्कटिका का, और आंखों को देखने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा
लुभावना था। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ये मतलब कंप्लीट फीलिंग्स थी ऑथर की ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड द सक्सेस, है ना। तो हमने देखा ही है कि ये हमने शायद अभी एमसीक्यू में भी देखा था कि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर प्रोवाइड करता है फ्यूचर जनरेशन को, और इस छोटी सी एज में जब वो इस चीज़ को देखते हैं तो आगे चलकर वो मोटिवेट होते हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इस प्लेनेट को बचाने के लिए। देन ऑथर कॉल्स अ 2 वीक स्टे, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ऑथर 2 वीक, है ना, 2 हफ्ते मतलब 14 दिन के आसपास अंटार्कटिका में रही थी, और इसको एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट बोलती है। तो हाउ फार डू यू थिंक इज शी इज जस्टिफाइड, एंड व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट जो कि हाईलाइट किए गए हैं। सो पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, सिंस लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो कि जो तिशानी दोषी थी वो एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती थी, और जब वो अंटार्कटिका जाती है जहाँ पर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस है, तो उसको बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है, और उसके बोथ मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे उसको चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन शी हैज़ बिन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्कॉचिंग सन, तो मद्रास में तो भाई साहब बहुत ही तगड़ा सन आता है, और वहाँ से उसको सीधा ग्लेशियर्स में पहुँचा दिया गया था, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। साथ ही यार अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आपको ज़्यादा वैरायटी डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी, एक ही तरह की पूरी स्नो ही स्नो है, और वहाँ पर कोई ट्रीज़, बिल बोर्ड्स, बिल्डिंग्स ये सब नहीं है, बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, और है ना वैरायटी की वहाँ पर कमी है। नाउ दिस सिस्टम इज इंटरफेयर विद द इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो अब जो मानव के कारण इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं इससे अंटार्कटिका पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना, और इससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर्स वगैरह जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें और फिर लास्ट में प्लेनेट की रक्षा करें। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को हम देखें तो एक पैरा आपको दे रखा है। पहला प्रश्न पूछा गया इसमें कि हाउ डज द एब्सेंस ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन इन अंटार्कटिका मेक इट सिग्निफिकेंट इन द क्लाइमेट चेंज डिबेट। तो देखो ह्यूमन पॉपुलेशन अंटार्कटिका में नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो पूरा इलाका है वो एकदम प्रिस्टीन है और वो बिल्कुल प्योर है। ठीक है, उसको किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एंड इट इज़ नॉट बीन सब्जेक्टेड टू सेम लेवल ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे भारत में या फिर और किसी कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली को ही आप देख लो, लेकिन जब आप अंटार्कटिका देखोगे तो वहाँ पर आपको पोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, जिससे आप एकदम बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के आप अपनी स्टडी को, रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वाई इज़ द क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब्ड एज अ हॉटली कंटेस्टेड इशू इन द एक्सट्रैक्ट प्रोवाइडेड। सो ऐसा क्यों किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखेंगे तो यार बहुत सारे लोगों के डिफरिंग व्यूज़ रहते हैं अबाउट द कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो सब लोग अगर अपने अपने अलग व्यूज़ रखेंगे तो डेफिनेटली हम उसको एक हॉटली कंटेस्टेड डिबेट बोलेंगे कि हाँ यार इस पे सब लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट है। थर्ड प्रश्न है कि यहाँ पर एक एनोलॉजी ऑफ अ टाइम मशीन एंड इट इज़ एन अप्रोप्रिएट एनोलॉजी फॉर द रोल ऑफ कार्बन रिकॉर्ड्स इन द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जैसे टाइम मशीन क्या करता है, एक व्यक्ति को पास्ट इवेंट्स के बारे में जानकारी देता है, उसी प्रकार जो कार्बन डेटिंग होती है या कार्बन रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें पास्ट क्लाइमेटिक चेंजेस को या कंडीशंस को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एनोलॉजी एकदम परफेक्ट है। नाउ एक आपको रीज़न बताना है कि वाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड अ फैक्चुअल एंड इन्फॉर्मेटिव। तो क्यों बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को डाला गया है ना, जैसे डिफरेंट टाइम जोन्स, चेक पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो ऐसा इसलिए था कि राइटर चाहता था कि जो इन्फॉर्मेशन है इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्जेक्टिव मैनर में आप तक प्रेजेंट किया जा सके, ताकि कोई भी डेटा में हेर फेर ना हो सके। PIQ देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा ही था कि गोंडवाना के बारे में पूछा गया, तो आपको बताना है कि गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था जहाँ पर स्टार्टिंग में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा फोना थे, मतलब जानवर और पेड़ पौधे थे। लेकिन अबाउट 650 ईयर्स अगो क्या हुआ, इंडिया और अंटार्कटिका, है ना, मतलब इस टाइम तक भी इंडिया और अंटार्कटिका दे वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास था, और फिर धीरे धीरे ये लैंड मास ड्रिफ्ट अवे होना स्टार्ट हो गया और स्लोली यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप ज्योग्राफी में नहीं जाना है, तो जो ज्योग्राफी के बच्चे उनको तो ठीक है, और जो नहीं है तो उनको बस आप ये पॉइंट्स याद रख लेना, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो ये था हमारा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर दी एनिमी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते रहिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज को और चैप्टर 4 ऑफ द विस्टास दी एनिमी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कमाल का चैप्टर है और अगर हम इंडेक्स पेज को देखें तो 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एनिमी चैप्टर को हमें देखना है जिसको लिखा है पर्ल एस बक के द्वारा। इसको याद करने का मैंने तरीका एक बार पहले भी कुछ यूँ बताया था कि ये पर्ल नाम की एक महिला है जो कि बहुत ज़्यादा बकबक करती है और इसके कारण उसके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ बन जाते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये वाली स्टोरी लिखी गई है, जिसके अंदर जो लीड हैं वो हैं एक जापानीज़ डॉक्टर जिनका नाम है सदाओ हुकी, और उनको एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर मिलता है उनके डोर स्टेप पे। एंड देन उसके बाद उनको एक धर्म संकट का सामना करना पड़ता है कि बीइंग अ डॉक्टर क्या वो एक मरीज की जान बचाएं या फिर बीइंग अ जापानीज़ मैन वो अपने देश के साथ सॉलिडेरिटी से खड़े रहें और उस वाउंडेड सोल्जर को जापानीज़ आर्मी को सबमिट करें। तो ये उनके सामने एक धर्म संकट रहता है। अगर हम कंप्लीट चैप्टर की समरी देखें तो इस चैप्टर को पर्ल एस बक ने लिखा है। यहाँ पर एस की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है लेकिन अपने को याद नहीं रखना है। और जापानीज सर्जन, साइंटिस्ट है ना, ये सभी यहाँ पर कैरेक्टर स्केच में आगे हम हालांकि देखेंगे भी सही। तो ये जो डॉक्टर सदाव हैं ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर हैं। उनको उनके जो पिताजी हैं वो यंग एज में, मतलब एट द एज ऑफ 22 उनको भेज दिया जाता है अमेरिका के अंदर पढ़ाई करने के लिए और वो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। वहीं पर उनको एक जापानीज़ लड़की जिसका नाम है हना वो वहाँ पर मिलती है। तो डॉक्टर सदाओ एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं जहाँ पर उनके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो एक जापानीज़ लड़की से ही शादी करे। तो जो अमेरिकन प्रोफेसर है वहाँ पर उनको हना अच्छी लगती है, लेकिन वो पहले ये चेक करते हैं डॉक्टर सदाओ कि ये जापानीज़ है या फिर नहीं। फिर जैसे ही पता लगता है कि अरे ये तो जापानीज़ ही हैं तो फिर चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है और वो उससे शादी करके और वापस जापान में आके सेटल हो जाते हैं। देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था, सभी डॉक्टर्स को नेशनल ड्यूटी पर बुलाया गया था क्योंकि जब जंग में सोल्जर्स घायल होते हैं तो वहाँ पर उनको जो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो ट्रीट करते हैं। तो सभी डॉक्टर्स को भेज दिया गया था बॉर्डर पे, लेकिन डॉक्टर सदाव से बोला गया था कि आप अभी देश के अंदर ही रुकिए। नाउ इट वॉज बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग टू ओल्ड जनरल, है ना। तो जापानीज़ आर्मी के एक बहुत ही बूढ़े से जनरल थे, जनरल टाकिमा, और उन जनरल टाकिमा की जो सेहत थी वो बहुत ख़राब थी और उनको पता है कि भाई देश में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है वो डॉक्टर सदाव ही है। तो अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो डॉक्टर सदाव को तो जापान के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो उसको वहीं पर वो रखते हैं। लेकिन एक ऐसी रात आती है जब सब कुछ चेंज हो जाता है डॉक्टर सदाव के लाइफ में, और अमेरिकन नेवी का एक सोल्जर जिसका नाम रहता है टॉम, वो बीच पर पड़ा हुआ मिलता है डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ को, है ना। जब रात को खाना खा के दोनों मियाँ बीवी टहल रहे थे तो वहीं पर दूर से दिखता है कि अरे यार वहाँ दूर कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है, चलो पास जाके देखते हैं। तो जैसे दोनों पास जाके देखते हैं तो वहाँ पर ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर पड़ा हुआ रहता है और घायल हालत में रहता है ना। हो सकता है कि वो कहीं अटैक वटैक से भागा होगा और समुद्र में इधर उधर चट्टानों से टकरा टकरा के और इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। साथ ही उसके गन वाउंड्स भी थे, मतलब उसको गोली भी मारी गई थी। ऑल्दो सदाओ का तो भाई साहब क्योंकि सिंस वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक था तो स्टार्टिंग में तो उसका बिल्कुल मन नहीं था कि हम इसको ट्रीट करें, और उसका मन यही था कि हम इसको जापानीज़ आर्मी को सरेंडर करवा देते हैं। लेकिन जब उसकी वाइफ बोलती है कि यार बीइंग ए डॉक्टर ये हमारा कर्तव्य है कि हम एटलीस्ट एक सामने जो पेशेंट है उसको हम ट्रीट करें और उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, तो फिर दोनों यही फैसला लेते हैं कि चलो हम इसको इनिशियल ट्रीटमेंट दे देते हैं, फिर जैसे ही सही होगा वैसे ही हम जापानीज़ आर्मी को उसको सरेंडर कर देंगे। तो अपने घर में जैसे ही उसको ले जाते हैं तो जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, है ना, खासकर एक सर्वेंट का यहाँ पर नाम भी मेंशन है यूमी, तो वो सब विद्रोह कर देते हैं और बोलते हैं कि अरे मैडम सर आप क्या कर रहे हो, है ना, इस तरह से आप मत कीजिए क्योंकि अभी जंग चल रही है और जंग के दौरान अगर आप दुश्मन को शरण दोगे तो आप तो बड़े लोग हो, शायद आप बच जाओ, लेकिन हम छोटे मारे, है ना, यूं ही मारे जाएंगे। तो इसलिए आप एटलीस्ट इसको तो ट्रीट मत करो और अभी के अभी सरेंडर करो। तो इस पर जो सदाओ की वाइफ है वो गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि है ना एक छोटा सा ही तो काम करना है,
तो तुम ये भी नहीं कर सकते हो, इतने सालों से हमने तुम्हारी सेवा करी है, ये करा है वो करा है, तुम्हें सैलरी दी है लेकिन फिर भी जो सर्वेंट्स वो नहीं मानते और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरा बड़े लोग हैं शायद बच जाएं, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। और सदाव और उनकी वाइफ को भी पता था कि भाई साहब आफत तो मोल हमने ले ली है, अब देखते हैं क्या होता है ना। जैसे जैसे दिन बीतते गए है ना, दोनों उसकी सेवा करते थे और जो टॉम है वो भी धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा था। अब सिंस वो रिकवर हो रहा था तो फिर जो सदाव है वो डिसाइड करता है कि यार अब मैं बता देता हूँ जनरल को कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन थी और मेरा कोई इंटेंशन देशद्रोह नहीं था, मैं तो सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन कंडीशन ही ऐसी आ गई थी कि मुझे दोनों में से एक को चुनना था और मैंने पहले वो चुना, लेकिन मैं अपने देशभक्ति वाला धर्म भी निभाना चाहता हूँ। तो जैसे जनरल को इन्फॉर्म करता है, जनरल पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर उनको पता है कि यार मेरी जान बचाने वाला भी यही है डॉक्टर सदाव, तो वो फिर उसको माफ़ कर देते हैं। वरना है ना, कितनी बड़ी ये एक देश के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही बड़ा देशद्रोह है, लेकिन फिर भी माफ़ कर दिया जाता है बिकॉज जनरल थोड़ा सा अपना सेल्फिश नेचर यहाँ पर दिखाता है। फिर दोनों में यही डिसाइड होता है कि हम ऐसा करते हैं, कुछ प्राइवेट असेसिन्स भेज देते हैं, है ना। असेसिन्स मतलब ऐसे लोग जो कि सामने वाले की सुपारी लेके उसको मारते हैं, ठीक है। तो कुछ प्राइवेट सुपारी बाजों को बुलाया जाता है, क्योंकि अब इस मैटर को अगर हाईलाइट किया जाए, है ना, जापानीज़ आर्मी भेजी जाए तो फिर पूरा नेशनल लेवल पर मुद्दा उठ जाएगा और शायद सदाव को भी फांसी हो जाए, और ये जनरल नहीं चाहते हैं। तो जनरल बोलते हैं कि मैं प्राइवेट असिस्टेंस भेज दूंगा और तुम चुपके से सोए रहना, दरवाज़ा खोल देना, चुपके से आएंगे प्राइवेट असिस्टेंस, उसको निपटा के बॉडी भी रफा दफा कर देंगे। तो डॉक्टर सदाव अब सिंस यार इतना बड़ा प्रॉमिस करके आ गए थे तो अब ऑब्वियस सी बात है नींद तो नहीं आएगी, है ना। इंतज़ार कर रहे थे कि कब दरवाजे की एक थोड़ी सी आवाज़ आएगी और मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वो आ गए हैं। लेकिन वो इंतज़ार करता रहा, कुछ देर तक उसने इंतज़ार किया, फिर भी वो नहीं आए। तो फिर उसके अंदर की मानवता जाग गई, क्योंकि देखो अब वो सोच रहा था अकेले अकेले कि यार ये भी तो इंसान है, इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, इसके भी तो है ना माता पिता हैं, और अगर इस तरह से इसको मरवा दिया जाएगा तो फिर हमारे अंदर की वो बेसिक मानवता कहाँ गई। तो वो पूरी मानवता उसको याद आ जाती है। उसको एक कंसेप्ट याद आता है कि यार हम सब भाई भाई हैं, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। और जैसे आजकल तो कंसेप्ट भी चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी एक फैमिली है, तो इस प्रकार की उसके अंदर भावना आ जाती है और वो उसको वहाँ से भगाने का प्लान बना लेता है। तो फाइनली वो यही कंक्लूजन पे आता है कि इसको भगाया जाए। कैसे भगाया जाए, तो वो अपनी बोट और बाकी जितने भी नेसेसरी आइटम्स है वो प्रोवाइड करता है, साथ ही कोरियन नेवी वगैरह की भी मदद लेता है, और ताकि उसको वहाँ से चुपचाप निकाला जा सके। तो यहाँ पर हम यही बोल सकते हैं कि वो इस प्रिजुडिस मतलब होता है भेदभाव करना, तो इससे वो ऊपर उठता है और उस सोल्जर की मदद करता है भागने में। देन कंक्लूड हम इसी तरह से करेंगे कि यार इस चैप्टर से हम पढ़ते हैं लव एंड कंपैशन के बारे में, और कैसे लव एंड कंपैशन एक व्यक्ति को बेहतर मानव बनाते हैं। वो उसको भेदभाव, बायस, इन सभी से ऊपर उठाते हैं और एक जो बेसिक बॉन्ड एक ह्यूमन बींग्स शेयर करते हैं उसको जागृत करते हैं, है ना। तो एज इट इज़ आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप क्या समझते हैं इस चैप्टर से। देन कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर सदाओ तो सबसे पहले जापानीज़ डॉक्टर थे, साइंटिस्ट शब्द भी आप लिख सकते हो, परफेक्ट रोल मॉडल थे। 22 साल की उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। 8 साल स्ट्रिक्टली पढ़ते हैं, वहीं पर उनको लव ऑफ द लाइफ हाना भी मिलती है। देन दोनों शादी करके जापान सेटल हो जाते हैं। इनके जो बेस्ट ट्रेट्स हैं वो हमें विजिबल होते हैं जब ये डायलेमा में पढ़ते हैं और किस तरह से अपनी फैमिली की और उस सोल्जर की जान बताते हैं, उससे इनके अंदर के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी के वो निखर के आते हैं। देन हम बोल सकते हैं कि ही इज़ द मैन ऑफ क्लियर कंसाइंस, बिल्कुल अपने दिल की सुनते हैं और जो सुनते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली उसको फॉलो भी करते हैं। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, स्किल डॉक्टर भी हैं। जबकि जो जनरल टाकिमा है उनका भी पूरा ट्रस्ट है, फेथ है डॉक्टर सदाओ और उनकी स्किल्स के अंदर। आगे हम देखें जनरल टाकिमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश मैन है, क्रूअल है। कैसे याद पड़ता है, क्योंकि एक इंस्टेंस हमें मेंशन कर रखा है कि वो अपनी वाइफ को भी पीटते हैं, है ना। तो जो अपनी वाइफ से भी निर्दयता से बिहेव करता है, तो आप सोचिए कि वो एनिमीज़ का तो क्या हाल करते होंगे। सेल्फिश है ना। सेल्फिशनेस हमें दिखी चाहती है कि वो डॉक्टर सदाओ को जापानीज़ आर्मी की मदद न करने के लिए और वो खुद की अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए उनको यहीं पर रोक लेते हैं। दैन वो भुलक्कड़ भी हैं क्योंकि लास्ट में वो प्राइवेट असिस्टेंस भेजना भी भूल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं मैंने, है ना। तो इनका परफेक्ट जो एक 1 पेज PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकदम फ्री नोट्स हैं, तो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हो, लास्ट मोमेंट पे अपना रिवीजन कर सकते हैं।
बढ़ते हैं हम आगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज आपके लिए। विच ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी द एनिमी रिफ्लेक्ट करती है सेंट्रल डिलेमा, है ना। तो हम जिस धर्म संकट की बात कर रहे हैं वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए को अगर आप पढ़ेंगे कि उनको यही धर्म संकट आता है कि अगर हम इस वाइट मैन को शेल्टर कर दें, है ना। वाइट मैन मतलब वो अमेरिकन सोल्जर। तो यहाँ पर अगर हम इसको शेल्टर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को पता लगेगा और पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमारा पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। और अगर हम इसको नहीं शेल्टर करेंगे तो ऑब्वियसली मर जाएगा। एक डॉक्टर के सामने पेशेंट का मरना, वो भी अनअटेंडेड, है ना। तो ये तो एथिकली बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप। तो ये लाइन बोलते हैं जनरल। तो क्यों ये बोलते हैं, तो यार देखो ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा जापान है, उसमें क्यों वो जो टॉम है सिर्फ डॉक्टर सदा और हना के घर के, मतलब उनका घर बीच साइड था, तो बीच पे जस्ट घर के उनके बाहर वो उनको मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट पुट सदाव एंड हिज फैमिली इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है उनकी लाइफ में इसके चक्कर में, तो इसलिए वो इस चीज़ को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बोलते हैं। ना आपको बताना है कि क्या सही है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सदाव एंड जनरल इन द स्टोरी। तो अगर आप थर्ड वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि जनरल ट्रस्ट करता था सदाव को, बिल्कुल सही बात है ना, इसलिए उसको बाहर भी नहीं भेजता है। एंड फिफ्थ वाला पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे कि सदाव वांटेड टू सिक्योर हिज सेफ्टी बाय इंश्योरिंग द जनरल फॉर हिज पैट्रियोटिज्म। और सदाव भी अपनी सेफ्टी को सिक्योर करना चाहता था और वो बताना चाहता था कि भाई साहब मैं भी पैट्रियोटिक हूँ, इसलिए वो चाहता है कि भाई तुम टॉम को मरवा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 5 इसके बेस्ट आ जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो यंग मैन स्टार्टेड बाय स्टेयर्ड एट हिम, है ना। तो यंग मैन मतलब वो जो टॉम था, जो अमेरिकन सोल्जर था, वो घूरता है और स्लोली कॉम्प्रिहेंड करता है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। सो इन द अबव लाइन द स्पीकर इज शोइंग डैश अबाउट लिविंग सदाव हाउस, है ना। तो उससे बोला जाता है कि यार तुम हाउस को छोड़ दो। तो हाउस को छोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था, है ना। रिलक्टेंस मतलब होता है कि वो जाना नहीं चाहता था वहाँ से। सो ही वॉज शोइंग रिलक्टेंस अबाउट लिविंग हाउस बिकॉज उसको पता था कि जैसे ही बाहर जाएगा तो वहाँ पर डेंजर बढ़ जाएगा, है ना। अभी तो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में है, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा क्या पता कोई वापस पकड़ के निपटा दे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाई डू यू थिंक सदाव फॉरबेड द अमेरिकन फ्रॉम शेयरिंग एनी डिटेल्स अबाउट हिमसेल्फ। तो शुरू में जब वो अपनी डिटेल शेयर कर रहा होता तो मना कर देता है। क्यों ही भाई साहब बॉन्ड बनाना, क्योंकि एक बार अच्छा बॉन्ड बन गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने यही डिसाइड किया था कि इसको लास्ट में मरवाना है। तो अगर अच्छा बॉन्ड मतलब बन जाएगा तो फिर मरवाने में दिक्कत आएगी। सो जैसे वो रिकवर होता है तो उसको पता था इसको हमें भेजना ही है वहाँ पर, तो फिर वो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट है अपने पास मेंशन वन कैरेक्टर ट्रेट ऑफ जनरल विद वन एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी। तो जनरल का एक ट्रेट पूछे ना तो सिर्फ सेल्फिश वाला तो लिखना ही है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, क्योंकि सदाव को अपने पास रोक लेता है। देन सैम्पल पेपर में क्या प्रश्न आया था, तो यहाँ पर स्टूपिड यूमी शी मटर्ड फियर्सली इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड वुंडेड हेल्पलेस मैन। तो ये बात कौन बोल रही है, हाना बोल रही है यूमी से। देन in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs and kept the white man covered. तो एक्सप्लेन करना है अपने को कि कैसे यहाँ पर हाना अपनी सुपीरियरिटी बता रही है। तो देखो इस लाइंस के अंदर अगर हम देखें तो हाना एक्सप्रेस करती है सबसे पहले तो अपना फ्रस्ट्रेशन यूमी के ऊपर, है ना, क्योंकि वो उस वुंडेड मैन को साफ करने में उसकी मदद नहीं कर रही थी। देन फिर वो बोलती कि इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि अरे यार ये एक आदमी तो है। तो वो इससे बताना चाहती है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और रिगार्डलेस ऑफ द रेस नेशनैलिटी हम सभी एक बॉन्ड को शेयर करते हैं। तो एक पॉजिटिव बात भी बताना चाहती है। इन लाइंस के अंदर वो बता रही है कि क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग द राइट थिंग, है ना, कि जो उस टाइम पे बेस्ट थिंग है आप वो करो रिगार्डलेस ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़। क्योंकि वो तो हो सकता है कि रूढ़िवादी भी हों, है ना, बहुत पुराने भी हों, लेकिन यू हैव टू टेक द राइट स्टैंड। और लास्ट में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी हाना थी शी वॉज मॉरली सुपीरियर, है ना, क्योंकि उसने मॉरल डिसीजन लिया। वो चाहती तो बिल्कुल इमॉरल होकर उसको सबमिट कर देती, है ना, जापानीज़ आर्मी को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एथिक्स का, उन्होंने नीति शास्त्र का सहारा लिया और उसके बाद उन्होंने मॉरली करेक्ट डिसीजन लिया। तो डेफिनेटली शी वॉज मॉरली सुपीरियर ओवर यूमी। तो ये सारी बातों में से अगर आप 2 बात भी लिख देते हो तो आपका काम बन जाएगा। देन अगला प्रश्न है सैम्पल पेपर में कि सदाव एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल्स प्लान टू असैसिनेट टॉम वाज काउंटर प्रोडक्टिव टू हैविंग पुट हिम ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी।
आप बताएं कि ऐसा क्यों। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो मतभेद दिख रहा है कि पहले तो भाई उसी की जान बचाई और फिर उसी के लिए वो प्राइवेट असिस्टेंस बुला रहा है, तो आपको बताना है ऐसा क्यों। तो देखो इसका आप आंसर लिख सकते हो कि सबसे पहले तो एज ए डॉक्टर उसकी ड्यूटी थी कि एक मरते हुए मरीज की जान बचाना, वो उसने एज ए डॉक्टर काम किया। एज ए ह्यूमन बीइंग फिर लास्ट में उसने ह्यूमैनिटी भी दिखाई। और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप देखें एज ए जापानीज सिटीजन उसने क्या किया, उसने अपनी नेशनलिटी या पेट्रियोटिज्म वाली भावना को भी जागरूक रखा, जारी रखा, और उसने जनरल को ये सारा मामला बता दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से बेस्ट चीज़ें उसने करी है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। PYQ में क्या आया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन व्हाट कंडीशन वाज अमेरिकन सोल्जर जब डॉक्टर सदाव ने उसको फाउंड किया था। तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा बैडली वॉन्डेड था, अनकॉन्शियस था, ब्लड बिल्कुल फ्रेशली उसकी बॉडी से फ्लो कर रहा था, एंड राइट साइड में डॉक्टर सदाव ने एक गन वाउंड भी देखा था, है ना, जो कि अभी खुल चुका था। हो सकता है कि किसी चट्टान के टकराने से वो जो गन वाउंड था वो खुल गया था, और जो वहाँ से मांस निकल रहा था वो एकदम ब्लैक हो चुका था बिकॉज ऑफ द गन पाउडर। अगला प्रश्न है कि वाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वॉज एन अनपेट्रियोटिक एक्ट। तो इसमें भी अपने को ही बात लिखनी है कि उसने प्रिजुडीज, है ना, भेदभाव, इन सभी से ऊपर उठा वो, रेस, कंट्री एक्सेट्रा, और उसने एक बेसिक ह्यूमन गुडनेस उसने दिखाई कि यार बीइंग ए ह्यूमन मुझे इसको ट्रीट करना चाहिए। और देन उसके बाद आप डॉक्टर वाला पॉइंट तो लिख सकते हो कि एज ए डॉक्टर ये भी उसकी ड्यूटी थी कि उसको एक मरते हुए आदमी को बचाना है जो कि उसकी आंखों के सामने मर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बात लिखनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को, और इसके अंदर हम विस्टास के चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को अगर हम सही से देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट को लिखा है सुजैन हिल ने, और इस चैप्टर के अंदर सुजैन हिल लोनलीनेस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पोर्ट्रे करती है। सुजैन हिल का अगर हम ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखें तो ये एक इंग्लिश ऑथर है, और ये फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों ही वर्क करती है। यार फिक्शन मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि मनगढ़ंत हो, जो कि आपने बनाई हुई हो, और नॉन फिक्शन मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो। देन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था, है ना। कौन कौन सी इन्होंने नॉवेल लिखी, क्या लिखा, उससे अपने को ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, उसको आप नहीं ये भी याद रखोगे तो चलेगा। देन सुजैन हिल ने ये जो प्ले लिखा है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति लोनलीनेस को फाइट करता है, और कैसे वो अपना जो पूरा जीवन है उसको आइसोलेशन में, अकेलेपन में व्यतीत कर लेता है। और ये सब सुजैन हिल और भी अच्छे से इसलिए लिख पाई बिकॉज उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस तरीके की लोनलीनेस को, आइसोलेशन को एक्सपीरियंस किया था। आगे हम बढ़े, कंप्लीट चैप्टर की समरी अगर हम देखते हैं तो ये जो प्ले है उसकी स्टार्टिंग होती है एक टीनेज बॉय से जिसका नाम था डेरी, है ना, या फिर आप डेरेक भी बोल सकते हैं, जो कि एक गार्डन में एंटर करता है, और एक एक्सीडेंट के कारण उसके फेस पर एसिड गिर गया था और वन साइड ऑफ हिज फेस जल गया था। अब उसको यार बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, बहुत ज़्यादा डर भी लगता था लोगों के सामने जाने से, बिकॉज जब वो लोगों के सामने जाता था तो लोग अलग अलग सी बातें करते थे, है ना, गंदे गंदे कमेंट्स को पास किया जाता था, तो उसको बहुत ही बेकार लगता था लोगों के सामने जाना। नाउ बिकॉज जब दूसरे लोग उसको टीज़ करते थे कि यार इतना बुरा तेरा फेस है, चिढ़ाते थे, देन आपको पता ही है छोटे छोटे बच्चे तो चिढ़ाते ही हैं। तो जैसे ही वो उस गार्डन में जाता है तो ही फाइंड्स दैट समवन वाज प्रेजेंट देयर। तो इनिशियली तो उसको लगता है कि यार इस गार्डन में कोई नहीं है, मस्त यहाँ पर अपना टाइम बिताऊंगा और वापस से घर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही गार्डन में जाता है तो उसको एक आदमी वहाँ पर दिखता है, और वहाँ से वो निकलने ही वाला होता है। इतने में मिस्टर लैम नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि ओनर है उस गार्डन के, वो उसको रोक लेते हैं। देन नॉट अराइविंग विदाउट परमिशन, डेरी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, लेकिन मिस्टर लैम उसका वेलकम करते हैं और उससे बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। पीपल डोंट थिंक दैट हिज फेस, दैट्स व्हाट डेरी थिंक एंड दैट्स वाई ही वांट टू लिव। ठीक है, तो बोलता है कि यार मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ अंकल जी, आपसे तो कौन ही डरता है ना, बूढ़े से अंकल जी हो, पत्थर मार के भग जाऊँगा, पीछा भी नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा शर्मा रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ बिकॉज मेरा ये जो चेहरा है इसको लोग देख के बहुत ही अजीब सा फील करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि यार लोग गंदे गंदे कॉमेंट्स मुझे पास करें, तो मैं इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ।
देन अगेन मिस्टर लेम आस्क हिम टू स्टे देयर, है ना, वो बोलते हैं कि यहीं रुको यार। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, तो दोनों के लोगों मतलब डैरी और मिस्टर लेम के बीच में बातचीत यहाँ से स्टार्ट होती है। एंड दैट हाउ नो वन लाइक डैरी एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। तो डैरी बताता है, डैरी बीइंग अ स्मॉल किड, वो बताता है कि यार लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ और मुझे भी लोग पसंद नहीं है। और मुझे लोग इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि यार वो क्या है, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं और चिढ़ाते हैं मुझे फेस पे, तो मुझे भी वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और इस पर मिस्टर लैम्ब भी उसको कंसोल करते हैं कि नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया इतनी जालिम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देन मिस्टर लैम्ब उससे बोलते हैं कि यार आपने तो आपकी व्यथा सुना दी, अब मैं भी अपनी बताता हूँ कि मेरा भी एक टिन का पाँव है। मतलब वो अपनी कहानी बताते हैं कि यार मैं पहले सेना में था और युद्ध में मेरा एक जो पैर है वो उसके यहाँ पर आके बम फट गया था, तो वो जो पैर है उसको काटना पड़ा और उसकी जगह टिन का लेग मुझे लगाया गया। और बहुत सारे बच्चे हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, जीवन है एक ही बार मिलता है, तो मैं तो इसको एकदम फुल्ली जीता हूँ। एंड उनका कन्वर्सेशन इसी तरह से चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को रिवील करते हैं। डेरी का जितना भी डर था, हैट्रेड थी, डिप्रेशन था, है ना, वो सब वो मिस्टर लैम के सामने प्रकट कर देता है। मिस्टर लैम भी उसको बताते रहते हैं कि देखो भाई साहब आप जीवन में पॉजिटिव रहो, चीज़ें आपके साथ होंगी, घटित होंगी, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हमेशा एकदम फ्लैट लाइन नहीं चलती है जीवन में, हमेशा एक कर्व है ना, आपने साइन कर्व पढ़ा होगा, तो साइन का जैसा कर्व रहता है कि एक बार एकदम हाई फिर लो, हाई फिर लो, तो इस तरह से चलता रहता है। तो आपके जीवन में भी इस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो आपको बस क्या करना है, उस टाइम पे जब लो है तो काम मेंटेन रखना है, जब हाई है तो बहुत ज़्यादा उड़ना भी नहीं है ना, तब भी आपको अपने कंपोजर को बना के रखना है। नाउ बिफोर लॉन्ग दे बिकम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम्ब डेरी को बोलते हैं कि यार अब तो तू मेरा दोस्त बन गया है, तो ऐसा कर कि अपन दोनों मिलकर वो कच्चे एप्पल है उनको तोड़ते हैं और उसकी फिर अपन जेली बनाएंगे। तो डेरी बोलता है कि अरे यार अंकल जी, है ना, तुड़वा तो मैं दूंगा। देन डेरी बोलता है कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, है ना, एकांत जगह ढूंढने के चक्कर में घर से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हूँ, तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे अपनी मम्मी को बता के आ जाता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि जाओ आप बता के आ जाओ अपनी मम्मी को, बट टेरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट एंड दिस लीड्स टू स्मॉल आर्ग्यूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो घर जाता है वो, अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैं एक अंकल हैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी ने मिस्टर लैम के बारे में सुना होता है, तो बोलती है कि नहीं नहीं भाई साहब वहाँ मत जा, एक अजीब सा आदमी रहता है, तो यहीं रह तू। लेकिन डैडी बोलता है नहीं नहीं आपको क्या पता, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, ये क्या वो क्या। अरे एक मस्त छोटी सी लड़ाई हो जाती है, फिर डैडी अपनी मन की सुनता है और फटाक से दौड़ के आ जाता है मिस्टर लैम के पास। तो उसकी मम्मी को भी फिर परमिशन देनी पड़ती है। हाउएवर उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि भाई साहब वो वहाँ पर जाए, लेकिन बट ही केम बैक टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। लेकिन भाई साहब मिस्टर लैम से डैडी ने प्रॉमिस कर लिया था कि अंकल जी आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, है ना, तेरे करण अर्जुन आएंगे। तो भाई साहब बिल्कुल हमारा जो डेरेक है छोटा सा, वो पहुँच गया अपने प्रॉमिस को निभाने। इन द मीन टाइम मिस्टर लैम्ब लेडर को क्लाइम करते हैं एप्पल को तोड़ने के लिए। कुछ एप्पल्स को तोड़ भी लेते हैं, लेकिन जैसे स्टिक्स से मारते हैं थोड़े दूर वाले एप्पल को, तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहाँ पर गिर जाते हैं। अब बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, है ना, थोड़ा चढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी, बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो जैसे वो लेडर से स्लिप करते हैं, लेडर मतलब एकदम ऊंचे पोजीशन पर पहुंच चुके थे लेडर में, तो वहाँ से जैसे वो गिरते हैं तो वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। ऑन दी अदर एंड डैडी आता है दौड़ा दौड़ा गार्डन में कि अंकल जी मैं आ गया, चलो कहाँ पर एप्पल तुड़वाने हैं, है ना। और जैसे वो देखता है कह रहे भाई साहब अंकल जी तो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। फर्दर वो अटेम्प्ट करता है कि मिस्टर लैम को उठाया जा सके, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सो ही माइट बी डेड, है ना, वो अज्यूम कर लेता है कि यस ही माइट बी डेड, और फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो हालांकि हम बिल्कुल है ना एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ा है, वहाँ पर एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा है कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप भी यही मान के चलना कि उनकी मृत्यु शायद हुई थी, शायद नहीं भी हुई थी, लेकिन जब डैडी ने उनको हिलाने की कोशिश करी तब तक तो वो नहीं हिल पा रहे थे। देन कंक्लूजन अगर हम देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट के अंदर राइटर यही चाहता है कि एक व्यक्ति को अपनी अपीयरेंस से कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कई बार कि यार मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या फिजिकल अपीयरेंस है, तो इससे ज़्यादा भी कभी भी अपने को अशेम नहीं होना है, ठीक है। वो होता है बहुत सी बार कि यार कोई व्यक्ति का जो रंग है बहुत ज़्यादा सांवला है,
तो उसको बहुत ज़्यादा खुद में गिल्ट फील हो रही है कि अरे यार मेरे बाकी सब दोस्त तो गोरे गोरे हैं और मैं एकदम सांवला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि आउटर अपीयरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे द थिंग दैट मैटर इज़ कि आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू को जानें। तो यही इसकी समरी है। देन प्लॉट अगर हम देखें तो दो मेन कैरेक्टर है, मिस्टर लैम्ब और डेरी। मिस्टर लैम्ब का एक जो पाँव है वो टिन का है, जबकि डेरी फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उसका फेस बर्नट है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब्ड है। नाउ जैसे सीन अनफोल्ड होता है तो डेरी एक्सीडेंटली गार्डन में पहुंच जाता है और डेरी की बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच रहती है ना। पेसिमिस्टिक क्या होता है? पेसिमिस्टिक मतलब होता है नेगेटिव, जबकि इसी का उल्टा होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जो कि रहती है मिस्टर लैम्ब की। देन उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग दूसरे उसके चेहरे के बारे में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, तो वो उससे हमेशा डिस्टर्ब रहता है। फिर डेरी जब मिस्टर लैम्ब से बात करता है तो मिस्टर लैम्ब बता देंगे भाई मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपना के चलता हूँ, और तू देख मेरे घर में कोई भी पर्दा भी नहीं है ना, मैं कोई कर्टेन नहीं रखता हूँ, और बिल्कुल अपने जो इस गार्डन को भी मैं हमेशा एक्सेसिबल रखता हूँ कि कोई भी आ जाए यहाँ पर से फल वल ले जाए, मुझसे बात करना है तो कर जाए, तो आई एम ओपन ऑल द टाइम। एंड बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम्ब दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, है ना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करिए द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी, तो सारी पॉजिटिव बात आपको लिखनी है मिस्टर लैम्ब में, सारी नेगेटिव लिखनी है डेरी में। देन दोनों की लाइफ में चैलेंजेस थे और दोनों इसको अलग अलग तरीके से डील कर रहे थे। फिर डेरी को भी जब बात करता है मिस्टर लैम्ब से तो रियलाइज़ होता है कि यार दैट हिज ओपिनियन अबाउट लुकिंग द लाइफ वॉज रॉन्ग, ठीक है, तो वो गलत एक उसका ओपिनियन था। एंड डेरी स्ट्रांगली बिलीव करता है दैट मिस्टर लैम्ब ने ही उसकी मदद करी है एक शेल में से बाहर आने को, है ना। मतलब वो अपने आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी से घिर चुका था कि उसको आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन जब मिस्टर लैम्ब ने उसको नया पर्सपेक्टिव दिखाया तो डेफिनेटली इससे उसकी मदद हुई। ऑन रीचिंग होम तो डेरी की मदर भी उसको मना करती है, लेकिन फिर भाई साहब वो अपना प्रॉमिस निभाने आ जाता है। एंड क्यों आता है तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप बोल सकते हो क्योंकि यार जब वो मिस्टर लैम्ब से मिला तो पहली बात तो उसकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर मिस्टर लैम्ब के साथ उसको एकदम सेफ और हैप्पी भी फील हुआ, तो इसलिए वो चाहता था कि वापस वो मिस्टर लैम्ब के पास जाए। लेकिन फिर जैसे वो वहाँ पर जाता है गार्डन में तो वो शॉक हो जाता है कि यार मिस्टर लैम्ब तो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और हिलाने पर भी नहीं उठ रहे। थीम क्या है इसमें? तो दो स्पेशली एबल्ड लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना, स्पेशली एबल्ड या आप डिसेबल्ड भी बोल सकते हो, दिव्यांग भी बोल सकते हो। नाउ मेन फोकस यहाँ पर क्या है? ए सेंस ऑफ आइसोलेशन या डिसोलेशन। डिसोलेशन मतलब होता है कि तन्हाई, है ना। सो दोनों ही तन्हाई में जी रहे थे, मिस्टर लैम्ब भी डेरी भी, एंड कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो और क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। देन एक व्यक्ति को अपने लूप होल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और बिल्कुल ब्रेवली उसके लिए फाइट करना चाहिए। देन सुजैन हिल भी ब्यूटीफुली यहाँ पर मैसेज देती है कि जो पेन ऑफ फिजिकल एम्पेयरमेंट वो मच लेस होता है देन द पेन ऑफ मेंटल एम्पेयरमेंट। और आप में से कई लोगों ने भी इस चीज़ को भी महसूस भी किया होगा, है ना, कि कोई एक चाटा मार जाए तो चल जाएगा, लेकिन है ना किसी ने क्या किया, एकदम से आपके माता पिता की डिसरिस्पेक्ट कर दी या फिर आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो फिर आप उसको हमेशा याद रखते हो कि नहीं भाई साहब अब ठुकरा के तेरा प्यार इंतकाम मेरा देखेगी, है ना, और बदले की भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया भी गया है। कैरेक्टर स्केच देखें तो मिस्टर लैम्ब एक एम्पेयरमेंट है, आप डिसेबल्ड भी लिख सकते हो। एक टांग उनकी टिन की थी जो कि वॉर में उन्होंने, है ना, जो उनकी नेचुरल टांग थी वो उन्होंने खो दी थी। बड़े से हाउस में रहते थे जहाँ पर गार्डन भी था और क्रैब एप्पल का पेड़ था, है ना। क्रैब एप्पल ट्रीज मतलब होता है कच्चे आमों के पेड़, कच्चे सेब फल के पेड़। देन बच्चे उसको लैमी लैम्ब बोलते थे, लैमी मतलब होता है लंगड़ा, तो लंगड़ा लैम्ब करके उसको बुलाया जाता था, लेकिन उससे मिस्टर लैम्ब को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, हमेशा अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहते थे। वो मैच्योर थे और सभी प्रॉब्लम्स को एकदम हंसते हंसते और ब्रेव हार्ट से स्वीकार करते थे। डेरी को भी यहाँ तक उन्होंने मोटिवेट किया कि वो पॉजिटिव नज़रिया अपनाए, है ना, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखे अपनी लाइफ के अंदर। देन मिस्टर लैम्ब का जो रोल था डेरी के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था और उन्होंने एक बिज़ायर चेंज, है ना, बिज़ायर चेंज मतलब होता है एक आमूल चूर परिवर्तन उसके एटीट्यूड में ला दिया था, है ना। और अब एकदम ब्रॉड स्माइल के साथ अपना डेरेक भी लाइफ के सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो चुका था। डेरेक का अगर हम देखें तो 14 ईयर ओल्ड बॉय है और पार्शियल बर्न्स है उसके फेस पर बिकॉज ऑफ दी एसिड, एंड लोग बाग या तो उसको सिंपथाइज करते हैं या फिर उसको अगली बोलते हैं, है ना।
एंड वो खुद को भी अगली मानता था है ना, उसकी सेल्फ इमेज खुद के नज़र में कहती कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, और ही हैज़ गिवन अप ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और बिल्कुल ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को वो देखता ही नहीं था। यहाँ तक कि एक किस्सा इसमें ये भी था कि डायरेक्ट मिस्टर लैम से बोलता है कि यार क्या मेरी मम्मी के अलावा कोई मुझे कभी किस करेगी, है ना। तो इस चीज़ को भी वो सोच लेता था कि यार मेरा फेस बर्नड है, और यहाँ तक कि जो मेरी मम्मी भी है ना, वो जो बर्नड वाला फेस है उस साइड किस नहीं करती, जो अनबर्नड फेस है वहाँ पर किस करती है। तो अब सोच लो कि बाकी लोग तो मुझसे क्या ही प्यार करेंगे। और वो अपने आप को हमेशा आइसोलेटेड रखता था, क्योंकि वो उसको लगता था कि यार जैसे लोगों के बीच में जाऊंगा लोग मेरे पे कमेंट पास करेंगे। लेकिन जब वो मिस्टर लैम से मिलता है, एटीट्यूड कम्प्लीटली उसका चेंज हो जाता है, और उसको रियलाइज़ होता है कि यार भाई साहब समस्याओं का सामना ही करना पड़ेगा, उससे अगर मैं भागूंगा तो समस्याएं मल्टीप्लाई ही होगी, कोई ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा नहीं। तो वो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने फेस पर एक ब्रॉड स्माइल के साथ सभी चैलेंजेस को बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। सेटिंग टाइटल देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट क्या सही है, तो बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में वाला प्ले लिखा गया है, और इसके अंदर कई बार ऐसे इंस्टेंसेस भी दे रखे हैं जहाँ पर बर्ड्स के क्रिप करने की आवाज़, है ना, लीव्स के क्रिंकल करने की आवाज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। देन डेरी एक्सीडेंटली गार्डन में पहुँच जाता है मिस्टर लैम के, और इसलिए पहुँचता है ताकि लोग उसके फेस पर कॉमेंट ना करें। टाइटल इज़ अ कन्वर्सेशनल फ्रेज जो कि सजेस्ट करता है दैट समथिंग माइट लुक गुड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से वो अच्छी लग सकती है, लेकिन जब आप पास में जाते हो तो डेफिनेटली हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है। टाइटल बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एंड इसलिए बिकॉज वी नीड टू चेंज अवर ओपिनियन अबाउट अदर्स कीपिंग हेट्रेड प्रेजुडिस एंड डिसलाइक एट बे। तो हम बिल्कुल ये जो पूर्वाग्रह रहता है, जो हेट्रेड है ना, नफ़रत की भावनाएं रहती हैं, इन सभी को हमें एक साइड रख के और फिर है ना अपने ओपिनियन को चेंज मतलब बनाना चाहिए। देन बोथ मिस्टर डेरी एंड मिस्टर लैम, सो दे हैव डिसेबिलिटी, है ना, उन्होंने भी हेट्रेड, एलिनेशन, ये सारी चीज़ों को फेस किया सोसाइटी से, दोनों की सेम प्रॉब्लम्स थी, एंड लेकिन दोनों का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट था। तो बोल सकते हो कि हाँ जो इसकी सेटिंग है वो एकदम सही है, और टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट एकदम सही है, बिकॉज उसके फेस पे एसिड के बर्न मार्क्स थे। शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डस मिस्टर लैम डिस्प्ले करते हैं साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, एंड क्या तरीका है जिससे मिस्टर लैम इसको ओवरकम करते हैं। तो देखो, जब मिडिल पार्ट आता है फर्स्ट सीन का, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि मिस्टर लैम बहुत ज़्यादा लोनली हैं, क्योंकि वो डेरे से बोलते हैं दैट जब बहुत ज़्यादा कूल होता है देन ही विल गेट द लेडर एंड स्टिक, अकेला ही निकालता है, एप्पल्स को पुल करता है, उससे जेली बनाता है ना। तो इस इंस्टेंस का जिक्र किया गया है। तो डायरेक्ट बोलता है कि यार मैं भी हेल्प कर देता हूँ आपकी। देन वो बोलता है दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन एनी बडी एवरीथिंग दैट गॉड इज़ क्रिएटेड, मतलब इतना ज़्यादा फ्री है कि सब कुछ आसपास की चीज़ों को देखता है वो। देन ही मे बी ए पर्सन फ्लावर फ्रूट, है ना, बताया कुछ भी हो भाई साहब, मेरे को सब में पसंद है, सब में मैं इंटरेस्ट ले लेता हूँ। देन ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट वो सन में बैठता है, किताबें पढ़ता है ना, कर्टन नहीं लगाता अपने हाउसेस में, और वो इन्जॉय करता है लाइट को, डार्कनेस को, सभी को। तो ये बताता है कि यार ही वॉज वेरी लोनली, एंड उसके पास इसको ओवरकम करने के भी तरीके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑफन मच लेस होती है देन द सेंस ऑफ एलियनेशन फेल्ड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर पर्सन एक्सपेक्ट करता है दूसरों से। तो देखो, ये स्टोरी एक बिटर ट्रूथ को रिवील करती है, और ये बिटर ट्रूथ है डिसेबल्ड पर्सन का, कि उनको न सिर्फ फिजिकल इम्पेयरमेंट से जूझना पड़ता है, जबकि इमोशनली भी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द एब्सर्ड बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। और कई बार उनको डिसलाइक किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर डेरी का अगर हम केस ले लें, तो उसके बर्न फेस के कारण लोग बाग उसको लाइक नहीं करते थे, अगली उसको बोलते थे। मिस्टर लैम को भी लेमी लैम करके चलाया जाता था। तो इससे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति वो सोचेगा कि यार मैं एलियनेट हो जाता हूँ, इन सबसे दूर चला जाता हूँ, आइसोलेट हो जाता हूँ, डेसोलेशन में चला जाता हूँ, तो देन इनसे इट कॉज अ कॉन्स्टेंट पेन इन द लाइफ ऑफ दीज डिसेबल्ड पीपल। और सच पर्सनस एक्सेप्ट कॉपरेशन फ्रॉम अदर, वो तो चाहते हैं कि यार सब कॉपरेट करें। दे डू नॉट वांट सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी उनको नहीं चाहिए, लेकिन उनको क्या चाहिए कि आप हमारे साथ एक रीजनेबल बिहेवियर करो, जैसे आप नॉर्मल लोगों के साथ करते हो, क्यों स्पेशल बिहेवियर करना। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। सैम्पल पेपर के प्रश्न देखें तो यहाँ पर है कि व्हाट डज द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट सजेस्ट करता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, है ना। आपने शब्द सुना होगा सिंपैथी, तो सिंपैथी से मिलता जुलता होता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है दया का भाव रखना, और दया का भाव कब, जब आप
जो पीड़ित है उसकी जगह खुद को रख के देख रहे हो। जैसे इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल कहीं सड़क पर है ना, आप जा रहे हो कार से और आपने किसी को बैक करते हुए देखा, भीख मांगते हुए देखा, तो एक सिंपैथी कब होगी कि हाँ बस आपको उस पर दया आ गई और आपने 5 रुपये दे दिए। एम्पैथी मतलब क्या होता है, इससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर और खुद को उसकी पोजीशन पे रख के देखना, है ना। जैसे रेड लाइट हो रही है, आपके पास सोचने का टाइम है, आपने सोचा कि अरे यार अगर मैं इस पोजीशन पे होता तो यार कितना ज़्यादा मतलब पेन मुझे हो रहा होता है, जो भी है, तो फिर आप उसको एम्पैथी बोलोगे। ठीक है, तो एम्पैथी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सिंपैथी। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये प्ले हाईलाइट करता है एक डैमेजिंग इफेक्ट जो होता है प्रेजुडिस का, स्टीरियोटाइप का, विक्टिम पे भी होता है, परपेट्रेटर पे भी होता है। हाइवर इट ऑल्सो सजेस्ट कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से आप इन वेरियर्स को ओवरकम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप बताइए बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी, और इनिशियली दोनों ने एक दूसरे के लिए जो अजम्पशन थे अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो चैलेंज हुए और अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो गए वो जो प्रेजुडिस थे, स्टीरियोटाइप्स थे, है ना। जैसे डेरी सोच रहा था कि यार किसी के गार्डन में चला जाऊँगा, डांटेगा चिल्लाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। और मिस्टर लैम भी सोचते हैं कि अरे यार ये बच्चा तो क्या ही बदलेगा, लेकिन बदल जाता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जैसे वो सोचता है कि भाई तू एक बार तेरी मम्मी के पास जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो आ गया वापस। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। PYQ देखें हम तो यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम टू दी स्मॉल बॉय हु कम्स टू हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जेंटल, प्रोटेक्टिव और अकोमोडेटिंग था, एंड लाइक एन एल्डर इन द फैमिली वो गाइड करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं, और मिस्टर लैम उसको एडवाइस करते हैं कि भाई साहब चला जा, हम एप्पल्स को ही तोड़ लेते हैं। और लास्ट में उसको एडवाइस किया जाता है कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, किसी चीज़ से डरो मत, और स्माइल के साथ चैलेंजेस को फेस करो। अगला प्रश्न है कि यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर सेज मिस्टर लैम्ब, व्हाट डू यू थिंक हैड हैपेंड टू डेरीज फेस। तो आसान सा प्रश्न है तो कि डेरी का फेस पे बर्न नहीं हुआ था फायर से, जबकि एसिड उसके फेस पर गिर गया था ऑन द वन साइड ऑफ अ फेस, एंड डेरी सेज दैट दिस एसिड नॉट ओनली एट अप हिज फेस बट ऑल्सो एट हिम अप। भाई साहब इसने मेरे से मुंह को नहीं खाया, मेरे पूरे जीवन को खा लिया है। एंड वन साइड ऑफ द फेस अगली है और इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, है ना, और हमेशा ऐसा ही रहेगा, फेस तो फेस है। तो ये था अपना ही चैप्टर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को, और लास्ट चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, है ना। और इसको अपनों ने चैप्टर नंबर 6 बोला है, क्योंकि अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो 6 चैप्टर है, और अगर आपकी किताब के हिसाब से देखें तो किताब में इसको 8 पॉइंट पे दे रखा है ना, क्योंकि बीच में जो है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी और इवांस राइजन ओ लेवल ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप चैप्टर के नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हम आगे। तो ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 लोगों की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और सेकेंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग। दोनों को अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो हम पहले पार्ट को अगर हम देखें कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, तो इसको लिखा गया जित कला सा के द्वारा, और आप टाइम लाइन जरूर से देखना है यहाँ पर, है ना। 1876 में इनका जन्म हुआ था, 1938 में इनकी मृत्यु। तो बेसिकली भारत के आज़ादी के पहले इसको लिखा गया है, जब महिलाओं की कंडीशन वैसे भी समाज में इतनी अच्छी नहीं थी। और ये एक नेटिव अमेरिकन राइटर है। नेटिव अमेरिकन का मतलब कि इनका जो मूल स्थान है वो इंडिया है, लेकिन ये अभी कहाँ पर रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं। देन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो गर्ट्यूड सिमन्स बोनिन है, जो कि अपने को याद नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपको लिखना है तो जित कला सा ही लिखना है। देन उसके बाद इनके राइटिंग के अंदर आपको सेल्फ आइडेंटिटी, विक्ट्री ओवर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे यार कल्चरल आइडेंटिटी का क्राइसिस कई बार हो जाता है, और कैसे जो बॉन्डिंग विद फैमिली है वो भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है। आगे हम देखें, है ना, तो इनका जो पेन नेम है वो जित कला सा है। तो असली नाम तो अपने को याद नहीं रखना है, कहीं पे भी आप अगर लिखोगे तो जित कला सा ही लिखोगे, और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। और इसके अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है डॉगमास को, है ना। डॉगमास मतलब अननेसेसरी जो कस्टम्स रिचुअल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन की, मूल रूप से वो भारतीय थी, लेकिन जब वो अमेरिका में रह रही थी तो उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कैसे डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ा, है ना। क्योंकि यहाँ तक कि आज भी कई बार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर गोरे और काले के बेस पर भेदभाव किया जाता है। तो आप सोचिए कि आज़ादी के पहले तो ये कितना किया जाता होगा। देन इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जित कला सा का पहला दिन बोर्डिंग स्कूल, और बोर्डिंग स्कूल का नाम क्या था, वो था कार्लाइस
देन एंड कालीस इंडियन स्कूल, तो ये इसका नाम था, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। सो ये स्कूल वैसे अपनों को कहीं लिखना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर कहीं गलती से आपको मेंशन करना पड़ जाए तो इसको लिख दीजिएगा। ये स्कूल है जो कि नेटिव इंडियंस के लिए ओपन किया गया था, जहाँ पर दे वर ट्रेन टू लिव बिहाइंड देयर कल्चर, है ना। तो अमेरिका में अगर आपको रहना है तो आपको अमेरिकन कल्चर को सीखना होगा, और जो भी आप बाकी चीज़ें सीख के आए हो उसको आपको भूलना होगा। तो इसीलिए इस स्कूल को बनाया गया था। एंड ताकि जो बच्चा है वो फिर बिल्कुल जैसे इस स्कूल से निकले, बोर्डिंग स्कूल से, तो अमेरिकन कल्चर का एकदम पार्ट रहे। जिद कलासा डिस्क्राइब करती है दैट उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब उसको उसके मतलब कंधों से शॉल को निकाल दिया गया, है ना, और एकदम टाइट फिट कपड़े उसको पहनाए गए, जो कि अमेरिकन कल्चर का हिस्सा था। जबकि इंडियन कल्चर में आप देखोगे तो एकदम ढीले ढीले कपड़े पहने जाते हैं, है ना, लुंगी धोती ये सब, और महिलाओं के द्वारा भी साड़ीज़ एंड एक्सेट्रा। तो वहाँ पर जो था तो एकदम टाइट फिटेड क्लॉथ्स उसको पहनाए गए, तो वो तो उसको अच्छे नहीं लगे। उसने थोड़ी सी शॉल ढकी तो वो भी उससे निकाल ली गई। फिर सभी लोग जाते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ, एंड उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, अचंबा लग रहा था कि यार बाकी लड़कियां कैसे मान गई। चलो मैं तो ठीक है, मैं तो अभी भी विरोध कर रही हूँ, लेकिन बाकी लड़कियां कैसे मान गई इतने टाइट कपड़े पहनने के लिए। एंड ये मतलब उसके हिसाब से ऐसे कपड़े थे जिसमें पूरा लड़कियों का बॉडी शेप दिख रहा था। इवन देयर हेयर वॉज कट शॉर्ट, है ना, सभी के एक जैसे छोटे छोटे बाल थे, तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। और उसकी मम्मी ने बोला भी था उसको कि बेटा अपने कल्चर में तो छोटे बाल से वही रखते हैं जो कि एकदम कावर्ड है या फिर जिसके घर में कोई निपट गया है। लेटर ऑन जित कला एंड अदर गर्ल्स वर टेकन इन टू डाइनिंग हॉल, ठीक है, सबको ले जाया गया। और यहाँ पर उसने कीनली नोटिस किया एक पेल फेस वुमेन को, है ना, मतलब एक ऐसी महिला जिसके चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं थी, उसको उसने देखा, और वो सभी को देख रही थी जो कि टेबल मैनर्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। नाउ जुडविन उसकी एक और इंडियन दोस्त थी जो कि उससे बोलती है कि भाई साहब ये जो तू पेल फेस महिला देख रही है ना, ये तेरे पीछे पड़ी हुई है और ये तेरे बाल काटने आ रही है। जित कलासा ने एकदम रिवोल्ट किया, विद्रोह कर दिया, झांसी की रानी बन गई। एंड उसने बोला कि नहीं भाई साहब, मुझे कावर्ड नहीं बनना है और मेरे घर में किसी की मृत्यु भी नहीं हुई है। तो वो डिसाइड करती है कि यार क्या करूँ, अब भाग भी नहीं जा पाऊंगी। तो टेबल के नीचे जाके वो मतलब बेड के नीचे जाके वो झुक जाती है। वो सुनती है कि भाई साहब कोई आ रहा है सीढ़ियों से ऊपर, और उसके रूम तक भी आ जाता है। फाइनली पकड़ी जाती है वो, है ना, और उसको फिर टाई किया जाता है, मतलब बांध बुधा के, और उसके जो पूरे बाल हैं उनको चॉप कर दिया जाता है। देन बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेसिंग और ह्यूमिलिएशन यहाँ पर से महसूस हुआ, और उसकी माँ की भी उसको बहुत याद आई कि यार काश मम्मी होती, पेरेंट्स होते तो थोड़ा सा मुझे कंसोल कर लेते या मेरे प्रोटेस्ट में खड़े होते। देन एट द एंड ऑफ द डे यार उसको सबमिट ही करना पड़ा। एंड बिल्कुल जो भेड़ चाल है उसमें वो भी शामिल हो गई, जैसे कि बाकी एनिमल्स होते हैं ना। जैसे एनिमल में आप देखना, एक बकरी जहाँ पर जाएगी बाकी सारी बकरियाँ भी पीछे पीछे चली जाएगी, तो उसको बोलते भेड़ चाल। तो यहाँ पर वो भी भेड़ चाल का हिस्सा हो गई थी। प्लॉट अगर हम देखें तो ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है इसको, जित कलासाकी, और इसके अंदर पहले दिन जो उसका बोर्डिंग डे के स्कूल में था वो बताया गया है। रिसेस टाइम था जहाँ पर सारी इंडियन गर्ल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी, बिकॉज उनको हार्ड शूज़ और टाइट फिटेड क्लॉथ्स पहनाए गए थे जो कि बिल्कुल भी देखने में भी और पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं थे। उसको खुद को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, तो उसने स्कार्फ डाल लिया, लेकिन फिर कुछ बॉसी स्टूडेंट्स ने वो स्कार्फ भी उससे खींच लिया। नया एडमिशन था तो ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस उसको पता नहीं थे। एंड जब उसको ये पता लगा कि भाई साहब तेरे बालों को भी कट शॉर्ट किया जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा डर सा लगा। और उसको अपनी माँ की बात याद आई कि यार मम्मी ने बोला था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जिसके घर में कोई निपट जाता है, कावर्ड्स होते हैं, उनकी हेयर्स को शॉर्ट किया जाता है। सो जित कलाशा रेडी नहीं थी, वो स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अब क्या ही करती छोटी सी बच्ची, तो एक बेड के नीचे जाके छुप जाती, जहाँ पर फाइनली उसको पकड़ लिया जाता है और बिल्कुल ह्यूमिलिएशन के साथ उसके बालों को काट दिया जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। एंड उसको यहाँ पर अपनी मदर की जो एब्सेंस है वो भी फील होती है। तो ये था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसको बामा के द्वारा लिखा गया है। और बामा बेसिकली एक दलित महिला है ना, और जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है। एंड इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, और इनके साथ की जो भी दलित वुमेंस थी उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस किया उसको यहाँ पर वो दर्शाती है। देन जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी इन्होंने अपनी नॉवेल्स के अंदर आवाज़ उठाई है। और इस चैप्टर के अंदर, या ये जो इसका पार्ट है चैप्टर का, उसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने इस चीज़ के बारे में विद्रोह जो है वो किया है। तो ये स्टोरी बामा के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लिटिल सी चीयरफुल गर्ल है, और उसको आसपास की चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है।
देन जनरली तो स्कूल जाने में लगते हैं भाई साहब 10 मिनट, लेकिन भाई वो एकदम सब कुछ देखती देखती जाती है, तो आराम से आधे घंटे में स्कूल वो पहुंचती है। देन इसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि द रीज़न बिहाइंड इट, कि क्यों मुझे इतना टाइम लगता है। तो इसके पीछे का मेन कारण ये है कि भाई मैं आसपास जैसे कोई बंदर परफॉर्म कर रहा है उसको देख लूँगी, कोई स्नेक चार मरे बीन बजा रहा है उसको देख लूँगी। देन उसके बाद ये सारी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। फिर बोलती है कि रास्ते में अगर कोई साइकिलिस्ट है तो उसको देख लूँगी कि यार कैसे वो साइकिलिंग कर रहा है। देन एक बीच में फेमस टेम्पल है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी घंटी है, उसको वो देखती है। देन एक ट्राइबल मैन जो कि क्ले के बीट्स है ना, बीट्स मतलब मोती निडल से सब सेल करता है, इसको देखती है कि भैया कितने का दिया। देन शी ऑल्सो कम्स अक्रॉस वेरियस स्नैक स्टॉल्स है ना, जैसे शुद्ध घी में दही भल्ला देन उसके बाद चाट पपड़ी ये वो पानी पूरी, तो उन सारी चीज़ों को देखती है। बीच में अगर कोई कठपुतली हो रही है, स्ट्रीट एक्ट हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देखते देखते स्कूल जाती है। देन वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आती है और वो वहाँ पर लेक्चर देती है। देन फिर जैसे वो थोड़ा आगे जाती है देखती है कि लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है और वो सारे लोगों को खेत में काम करते हुए देख रहा है। एक दिन की वो कहानी बताती है कि ये एक बूढ़ा सा आदमी उन्हीं की कम्युनिटी का, मतलब दलित कम्युनिटी का, जिसको आज हम शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं, वो स्नैक को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल कर रहा था। नहीं, स्नैक मतलब होता है कुछ भी फास्ट फूड टाइप, जैसे कचौरी समोसा वड़ा वगैरह, तो जो हम खाने के अलावा टाइम पर खाते हैं ना, ये स्नैक मतलब सांप नहीं है, SNAC के स्नैक है। तो बहुत ही स्ट्रेंज मैनर में पकड़ रहा था, तो फिर वो उस स्ट्रिंग से पकड़ते हुए ही उसको छोड़ के और लैंडलॉर्ड के पास उस स्नैक को दे देता है। अब बहुत ज़्यादा उसको हंसी आती है कि यार अंकल जी क्या कर रहे हो, है ना, सीधे सीधे आप उसको क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। जैसे आपने एक मीम देखा होगा बहुत फेमस है, खेबी लेम है ना, खेबी मेन क्या नाम है जो भी है, तो वो नाम का एक व्यक्ति है, तो वो यही काम करता है कि जो कहीं कॉम्प्लिकेटेड वीडियो रहता है सोशल मीडिया का, उसको सिंप्लीफाई वो कर देता है। तो इस प्रकार से उसको भी लगा कि यार इतना सिंपल सा काम है, आप फालतू इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, तो वो इस बात को अपने बड़े भाई को बताती है और हंसते हंसते बताती है। तो इस पर उसका बड़ा भाई बोलता है कि बेटा रियल ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ कि वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और अपर क्लास के लोग नहीं चाहते कि हमारा प्रेजेंस उनके आसपास रहे या फिर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति उनको टच करे। नाउ शी फाइंड इट सो डिसगस्टिंग दैट बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको अपर क्लास लोगों पे। एंड सम डेज लेटर उसका भाई से वो पूछती है कि यार क्या किया जाए इस चीज़ का। तो उसका भाई बोलता है कि यार देखो एक ही है इसका चारा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ही अच्छा आप समाज में रेस्पेक्ट पाओगे। तो वो अपनी क्लास की टॉपर बन जाती है एंड शी देन नॉट ओनली अर्न्स रेस्पेक्ट बट बहुत सारे उसके दोस्त भी बन जाते हैं। सो वी टू आर ह्यूमन बींग, इसको भी बामा के द्वारा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी है जिसके अंदर हमें अनटचेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी छुआछूत की जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस किया जाता था। अब फिलहाल तो आज़ादी के बाद तो संविधान के अंदर आर्टिकल 17 को जोड़ा गया है जिसके अंदर अनटचेबिलिटी का जिक्र है और कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता लीगली। लेकिन उस टाइम पे तो भाई सब खुलेआम होता था, ये अपर क्लास लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ करता था। नाउ वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल वो मार्केट में रुकती थी, एंजॉय करती थी सारे एंटरटेनिंग एक्ट्स को, है ना। और एक दिन वो देखती हो कि कैसे कोई एक वड़ा का पैकेट लेके जा रहा है बूढ़ा अंकल जी और बहुत ज़्यादा उससे मुस्कुराती है। फिर उसका भाई बोलता है कि ये तो मतलब लोअर कास्ट का था इसलिए अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। फिर लास्ट में वो मेहनत करती है और मेहनत करके क्या करती है, एक अच्छी पोजीशन अपनी क्लास में सिक्योर करती है, उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और बहुत सारे दोस्त बनते हैं तो फिर रेस्पेक्ट भी उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। थीम अगर हम देखें तो यहाँ पर दो महिलाओं की बात की गई है, जित कलासा एंड बामा, और दोनों को ही अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़े। दोनों को ही ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मतलब ऊंचे तबके के द्वारा दबाया जाना, क्लास का डिस्टिंक्शन, रेशियल क्रिटिसिज्म है ना। रेशियल मतलब होता है कि कलर के बेसिस पे कोई भेदभाव करना, स्किन कलर के बेसिस पे, और सोशली एक्सप्लॉइट करना जैसे अनटचेबिलिटी। ड्यूरिंग चाइल्डहुड दोनों ने यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस किया और जित कलासा ने तो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, गोरा काला इंडियन और अमेरिकन वाला जो डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस किया, जिसके लिए उसने स्ट्रांगली स्टार्टिंग में अपोज भी किया उसको। जबकि बामा ने कास्टिज्म को फेस किया कि भारत देश ही है, सब भारतीय, लेकिन यहाँ पर भी ऊंची जाति नीची जाति, वो उसने यहाँ पर फेस किया और स्ट्रांगली वो लड़ी। टाइटल क्या है इसका, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो बोल सकते हैं बिल्कुल एप्ट है, रेलेवेंट है, क्योंकि चाइल्डहुड के दौरान ही इन दो महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा और दोनों का दर्द भी ऑलमोस्ट सेम ही था। एंड सब टाइटल में अगर हम देखें तो कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, जित कलासा के लंबे बालों को काटा गया बिकॉज इंडियन कल्चर में लंबे बाल रखे जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और
अमेरिकन कल्चर में चॉप करने का, यहाँ पर मतलब बालों को चॉप करने का एक कल्चर है। तो वहाँ पर बिल्कुल कल्चरल या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और इसको बाउंड किया जाता है कि आप इसको कट कीजिए। एंड जो जित का लसा उसको लगता है कि यार मुझे तो दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। देन जो अगला है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर जो लिटिल गर्ल है उसको बेसिकली कास्टिज्म का कंसेप्ट नहीं पता था। एंड जैसे उसने देखा कि यार इस तरह का भेदभाव होता है तो उसके अंदर एक गुस्सा और आक्रोश जाग उठा। देन यहाँ पर उसने बोला कि यार जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी इस तरह से लुक डाउन नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज वो भी तो ह्यूमन बींग्स है ना। उनने ऐसा क्या अलग स्पेशल काम किया है या फिर है ना, ये तो भगवान के हाथ में यार कौन कौन सी जाति में पैदा होगा। तो दे ऑल्सो डिजर्व लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम दी सोसाइटी। शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं तो आप इसको जरूर से देखिएगा, है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बिल्कुल बहुत कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देखें तो पहला है कि विच ऑफ दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जस्टिफाई करता है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑथर ऑफ दिस वॉज इन अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स वर ट्रेन टू रिस्पॉन्ड लाइक ए ट्रेंड डॉग, है ना। हमने लाइन ऑलमोस्ट देखी थी कि एनिमल की तरह या बिल्कुल भेड़ों के झुंड की तरह वो वहाँ पर उनको रखा जाता था। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे कि थर्ड बेल वॉज टैप, तीसरी बेल टैप हुई और सबने अपने कांटे चम्मच उठाए और खाना खाना स्टार्ट किया। तो जैसे कुत्तों के साथ किया जाता है ना कि वेट वेट वेट, जब छोड़ा जाएगा जब भी आपको खाना मिलेगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके साथ किया जा रहा था। 20 से 30 शब्दों में आपको बताना है सिमिलैरिटी डिफरेंस क्या है जित कलासा बामा में। तो देखो जित कलासा बामा दोनों ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मार्जिनलाइज मतलब जिसके प्रति अत्याचार किया जाता है, और दोनों ही विक्टिम थे किस चीज़ के, तो दोनों ही विक्टिम थे बेसिकली विक्टिम तो थे, लेकिन डिफरेंस क्या था कि जो जित कलासा थी उसको कल्चरल या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, है ना। दो देशों के कल्चर में जो डिफरेंस था, जबकि बामा को देश के अंदर ही क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। द नेक्स्ट है कि क्या डीपर सिग्निफिकेंस है जब जित कलासा ने प्रोटेस्ट किया जब उसके बाल काटे गए। तो इसको आपको आंसर करना है 20-30 शब्द, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में पेपर ना छूटे। तो जित कलासा ने प्रोटेस्ट किया और उसने प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि यार मैं बहुत बुरी दिखूंगी छोटे बाल में। उसने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि यार उनके कल्चर में छोटे बाल करना एक कावर्डनेस का सिंबल था, है ना, कावर्डीज का सिंबल था, और वो नहीं चाहती थी कि यार उसकी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ की जाए। देन सैम्पल पेपर में प्रश्न है, बहुत ही कमाल का है प्रश्न, जिसमें अपने को डायरी लिखनी है कि जित कलासा बड़ी हो चुकी है और वो अब सोच रही कि यार मैं उस टाइम पे क्या कर पाती, है ना। तो वैसे अपनी भाषा में लिखनी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई है कि जैसे आई फाइन, अब यहाँ पर देखो डायरी आप लिख रहे हो तो आपको आई, मी, है ना, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है फर्स्ट पर्सन का। सो आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इवेंट, तो मैं पुराने दिनों को याद करती हूँ तो देखती हूँ कि यार मेरे जो बाल हैं उनको बहुत ज़्यादा छोटा काट दिया गया था। उस टाइम पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, हालांकि मैंने अपने लेवल पे जो कर सकती थी वो किया, है ना। आई स्टूड फॉर माई सेल्फ, और मैंने मना भी कर दिया था कि आई विल नॉट सबमिट, लेकिन भाई साहब उन्होंने पकड़ पकड़ा के और फिर बाल काट दिए, तो उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। ज़िंदगी भर मैंने खुद को कोसा है ना, मैंने अपने आप को ब्लेम किया है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि यार जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया उस टाइम पे, और ये मेरी गलती नहीं थी, ये पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व था, तो मैं क्या ही करती। मैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को ऑनर करना चाहूँगी कि एटलीस्ट मैंने बाकी लड़कियों की तरह एकदम रेडीली सबमिट नहीं किया, थोड़ा सा प्रोटेस्ट तो किया, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपको कोई अल्टरनेट तरीका याद आता है कि यार ये भी कर सकती थी मैं, तो लिख देना, उसके आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दोनों बहुत बामा जित कलासा ने एक्सपीरियंस किया हार्श रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन की, एंड इंस्टीड ऑफ लेटिंग इट पुल डाउन दे बोथ फाउंड अ वे टू ओवरकम इट, ठीक है। तो आपको बताना है सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है कि दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। डिफरेंस क्या है कि जित कलासा ने कल्चरल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जबकि बामा ने अपना कास्ट वाला या कास्टिज्म को फेस किया। और दोनों ने कैसे यहाँ पर उससे बाहर निकले कि दोनों ने पढ़ाई अच्छे से की, दे बोथ एक्सेल्ड इन एजुकेशन, और एजुकेशन अच्छे से उन्होंने हासिल करते हुए क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया। देन PYQ देख लेते हैं। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर से जित कलासा, है ना, जब उसके बाल काटे गए थे। तो पहला दिन था स्कूल का, डाइनिंग रूम में जब वो जा रहे थे तो एकदम नॉइसलेसली उनको चलना था, एंड बहुत ज़्यादा बेकार सी उसको ड्रेस लग रही थी क्योंकि टाइट फिट क्लॉथ्स उसको पहना रखे थे, और उसने अपने आसपास एक स्कार्फ लपेट लिया ताकि इतने इनअप्रोप्रिएट उसके क्लॉथ्स ना दिखे। तो उसके उन क्लॉथ्स को भी, मतलब वो जो स्कार्फ उसको हटा ले गया, तो उसको बहुत ज़्यादा इससे बुरा लगा, एंड शी फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। द नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक मेड बामा वांट टू डबल अप एंड श्रिक विथ लाफ्टर, है ना, कि भाई साहब हंसी में लोटपोट हो गई बामा, ऐसा क्यों।
तो एक एल्डर था, स्ट्रीट पे जा रहा था और वो वड़ा का पैकेट लेके जा रहा था अपने लैंडलॉर्ड को। बहुत ही अलग तरीके से वो देता है, स्ट्रिंग से पकड़ता है वड़ा के पैकेट को, तो इस पर वो हंसती है और उसको बहुत ज़्यादा ही फ़नी लगता है। तो ये इस तरह से आपको इसको आंसर करना है। तो इस चैप्टर में इतना ही, थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।